बट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जो कि एक घोस्ट स्टोरी होने वाली है। देखना ये रहेगा कि भाई क्या अप्स एंड डाउन्स इसमें आते हैं। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेंबरशिप को अगर बाय ऑन करना चाहते हैं तो बाय ऑन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 स्टोरी को मैंने फिनिश कर दिया है। तीसरी स्टोरी को मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है इस बार की स्टोरी। और आई होप कि आप लोगों को वो मज़ा आएगा। जैसे भी हो, जिनको बाय ऑन करना है ओनली फॉर जो इंटरेस्टेड है वही, सबके लिए नहीं है। जो चाहते हैं वही बाय ऑन करें, बाकी के लिए तीनों चैनल पे ऑलरेडी स्टोरियाँ अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है, मैं सारी स्टोरी में अब ये कन्वे करते चली जाऊंगी। टेलीग्राम पे सिक्योरिटी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दैट्स वाई हॉटपॉट में डालूंगी। 2 या 3 दिन तक रहेंगे, उसके बाद मैं उसे डिलीट करते जाऊंगी। तो जिन लोगों को भी सुनना है ना, वो जल्दी जल्दी सुन के ख़त्म करिएगा। वेट मत कीजिएगा कि मैं बाद में आराम से सुनूंगा, नहीं। जैसे उस पर अपडेट होता है आप फटक से सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं वो उसे 2 या 3 दिन के भीतर ही हटा दूंगी। क्योंकि ऑलरेडी मेरे कई सारे चैनल्स को मैं उड़ा चुकी हूँ, बाद में मेरे 2 चैनल्स को उड़ा दिया गया था। ऑलरेडी ये चैनल मेरा नहीं है, जो टेलीग्राम पे है वो मेरा चैनल नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि वो जिसका भी चैनल है उसका चैनल उड़ जाए और उसे बुरा लगे। इसीलिए जब भी मैं अपलोड कर दूँ उस पर हॉटपॉट को, पटक से सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हॉटपॉट में डालना बंद नहीं करूँगी मैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे मैं हॉटपॉट अपडेट करते जाऊँगी। बशर्ते वही है कि आप लोग जल्दी जल्दी सुनिएगा। वेट मत कीजिएगा कि मैं आराम से बाद में सुनूंगा, नहीं, आपको तुरंत ही सुनना पड़ेगा। बाद का कोई ऑप्शन वहाँ पे बचने वाला नहीं है, जब तक कि सिक्योरिटी वहाँ पे ठीक नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। बाकी दोनों चैनल्स पे भी मैं ये अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम इस घोस्ट वाली स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग, जिसकी उम्र 25 साल है, वो पेशे से एक फोटोग्राफर है और वो हर जगह की फ़ोटो कलेक्ट करता है और उसे वेबसाइट पर बेचता है। वो होता है ना कि वेबसाइट पे बहुत सारे हमको एचडी पिक्चर्स फ्री में मिलती हैं, तो वो उसी वेबसाइट पे अपलोड करता है और वहाँ पे 3K 4K की पिक्चर्स डालता है एंड देन उस पिक्चर्स को वो बेचता है। फ्री साइट नहीं है उसकी वेबसाइट जो है, वहाँ पे से पिक्चर्स लोग बाय ऑन करते हैं अपनी ग्राफिक्स में यूज करने के लिए या फिर प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। जैसे भी बहुत सारे एआई टूल्स के साथ हम प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं ना, मैं भी बनाती हूँ प्रॉम्प्ट्स वाले वीडियो। तो प्रॉम्प्ट्स वाले वीडियो में वो सारे पिक्चर्स यूज होती हैं। तो वांग जी ने विंग एज अ फोटोग्राफर है इसमें, ठीक है, जिसकी उम्र 25 साल है। बाद में मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगी। उसके बाद वांग जी हमारा इसमें बहुत ही गुंडा वाला भूत है, बहुत गुंडा भूत है, बहुत गुंडा, बहुत बदमाश है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और जब वो विंग से मिलेगा तो विंग को वो कच्चा खा जाएगा। यहाँ पे विंग के पास एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि हम बाद में बताएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ओके ना। विंग अपना सारा बैकपैक लेता है, उसमें कैमरा और लेंसेज को फिट कर रहा था। साथ में बैककैम के उस पर डालने के लिए वो जो रड्स होती है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, बेबकैम स्टैंड। तो बेबकैम स्टैंड को वो उसमें पैक कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है, कहती है विंग कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है मॉम मैं हैकिंग के लिए जा रहा हूँ, कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, हमारे साथ हमारी टीम भी जा रही है। और विंग नॉर्मली अपना उसका एक खुद का वेबसाइट डोमेन वाला तो था ही, वो कंपनी में भी काम करता था जो कि मीडिया हाउसेस से रिलेटेबल थे। इसलिए वो वहाँ से निकल के आता है नीचे। उसकी मॉम उसके मुंह में टोस्ट डालती है, हाथ में जूस पकड़ाती है और नज़र उतारते हुए कहती है हाँ मेरे मेरे बाबू को नजर ना लगे किसी की बुरी बला तुम्हारे ऊपर ना आए और तुम हमेशा खुश रहो, तरक्की करो। इतना बोल करके उसके मुंह से ब्रेड का टुकड़ा लेती, क्योंकि विंग शूज पहन रहा होता है, और दूसरे हाथ से वो जल्दी जल्दी जूस आधा गटकता है। फिर मॉम के हाथ से वो ब्रेड लेता है, दिन कहता है बाय बाय मम्मा, और इतना बोलकर अपना बेब कैम्बल स्टैंड, उसके बाद वो जो लेंसेज और कैमरा जो रखे थे बैग में, वो बैग पीठ पे टांगता है एंड देन वहां से वो भागता है। दौड़ते वो आता है जहाँ पे बस ऑलरेडी बस स्टॉप पे वेट कर रही थी। विंग आते उसमें बैठ जाता है, कहता हे गाइस आई एम सॉरी। तो वो लोग बोलते हैं हाँ इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, चलो चलो, और इतना बोल करके वो लोग बैठ जाते हैं। तो विंग बैठते ही नी सिंह से कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। नी सिंह कहता है हम हॉन्टेड प्लेस जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे, पागल हो क्या, हम पैलेस जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना, चिंग डायनेस्टी के समय पे जब
यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे ना बहुत सारी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करके रखा गया है। उसमें से एक ऐसी डेड बॉडी जो है जिसका कमरा आज तक कभी नहीं खुला। कहते हैं कि वो एक किसी सोल्जर का था और वो सोल्जर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था, जिसने अकेले ही उन सबको मार डाला था और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा डाला था। तो विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या? तो फिर उसकी डेड बॉडी किसी ने नहीं निकाली? तो नी सिंह कहता है नहीं, उसकी डेड बॉडी को कार्बन फोनिक के द्वारा रिस्टोर करके रखा हुआ है और जो दरवाज़ा है वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ करा गया है। अगर हम उसको टच करेंगे तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे। ऊपर समझते हो ना? जैसे कि पुराने ज़माने के लोग बड़े बड़े गुप्त तरीके से घरों को और पैलेसेस को सेफ रखते थे। विंग समझ गया था और कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो लोग बैठते हैं, गाना वाना गाते हैं, खाते पीते हैं और 4 घंटे में वो लोग पैलेस पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से टिकट खरीदते हैं क्योंकि अभी हिस्टोरिकल टाइम जोन था नहीं, मॉडर्न टाइम था, 2025 चल रही है भाई। तो सब लोग वहाँ अंदर जाने के लिए टिकट बाय ऑन करते हैं और सारे ग्रुप्स बट गए थे। नी हेजेंग, सूलियान और विंग, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से वो लोग थे। अब यहाँ पे सूलियान को विंग के ऊपर क्रश है। वो विंग के बालों को केयर्स करते हुए कहता, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नी सिंह कहता, ओहो लवर्स बस करो, क्या कर रहे हो? सूलियान नी सिंह को डांटते हुए कहता है चुप हो जाओ। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है और इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। तो नी सिंह लटका सूलियान के पास आते हुए कहता है, हे तुम मुझे अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद करते हो? तो सूलियान कहता है बता दूंगा या फिर मैं उसे डायरेक्ट शादी ही कर लूंगा, वैसे भी वो मेरे साथ तो खुश तो रहता है ना। इतना बोलना हुआ ही था। नी सिंह कहता आहा पहले ही बोल पे छक्का मारना है इसको। चलो चलो, इतना बोल करके और वो वहां से चला जाता है। अंदर आते ही वो लोग पैलेस के ना, अब हिस्टोरिकल पैलेस तो सबके एक जैसे ही होते हैं खूबसूरत, तो मेरे जैसे लोग तो वहाँ पे एंजॉय ही करते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, पर मुझे वहाँ की हर एक चीज़ अच्छी लगती है। चाहे इंडिया का कोई भी पैलेस ले लो, मेरे यहाँ भी 3 पैलेस है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे 3 पैलेस है और एक पैलेस तो अंग्रेजों ने बनवाए हैं भाई। अब भी वो फिलहाल यूनिवर्सिटी है पर बहुत खूबसूरत है और मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विंग को भी मेरे जैसे ही काफ़ी पसंद था उसे पैलेसेस देखना, तो वो दीवारों को ना टच कर रहा था, पिक्चर्स वगैरह ले रहा था कि ताकि वो अपने साइट पे भी डाल सके और कंपनी में भी दे सके। तो सारे लेंस वगैरह बदल करके वो वेब कैम पे डालना स्टार्ट करता है एंड देन वहाँ से शूट करना स्टार्ट करता है। पहले तो वो आउटसाइड का पूरा पैलेस का सीन कैप्चर करता है, फिर उसे एक फिल्म के जैसे शूट करते हुए जा रहा था। और वेब कैम सीन पे क्या होता है कि बस एक हाथ से पैडल घुमाओ एंड देन कैमरा अपने आप ही मूव होता है। इनके पास ड्रोन वगैरह भी था पर फिलहाल से वो यही निकाला था। उसके बाद फिर उस पर से वो निकालता है, अपने गले में टांगता है और उसको वो अपने असिस्टेंट को पकड़ा देता है। उसके साथ विंग का असिस्टेंट भी था। फिर वो लोग चलने लगते हैं। सूलियान नी हसन को कहता है कि हम इस तरफ से चलेंगे, ठीक है ना? फिर वो लोग जैसे जैसे जा रहे थे, ऊपर से नीचे से दीवार पे की गई कारीगरी, डोर्स वगैरह पे जो डिजाइन्स थे वो सभी चीज़ें ना, होता है ना, मतलब कलेक्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं ना, उसे आप अलग अलग पैटर्न में बना सकते हो, डाल सकते हो, यूनिक तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग अचार उठाकर कुछ भी कर सकते हैं यार, मतलब कुछ भी उठा के कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सही रहता है। तो वो सारी चीज़ों को वो कलेक्ट कर रहा था और करते करते अंदर आता है। अब फिलहाल से वो जिस जगह पे था वहाँ कुछ भी नहीं था। विंग कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो सूलियान कहता है कोई बात नहीं, हम ठीक है, हम इसी पूरे, और वो कैसा था, एक गुम्बद नुमा गोल था ऊपर से, जैसे मंदिर सब ऊपर से नीचे से कैसे ऊपर ऊपर जाते जाते गोल हो जाता है, लाइक वैसे था वो, और वो पूरा खाली था। फिर वहाँ पे एक मम्मी रखी हुई थी, मतलब कैफिन रखा हुआ था। तो ये लोग उसके चारों ओर घूमते हैं, उस कैफिन को खोलते, वो कैफिन खाली था, वहाँ उस कैफिन में कोई भी डेड बॉडीज नहीं थी। फिर विंग ना उस पिक्चर्स को वो कलेक्ट वगैरह करता है, तो उसे एक अजीब सा आभास हो रहा था। उसके नेक पे ना एक चिपचिपा जो पदार्थ होता है ना, वो आके गिर गया था। फिर विंग उसे टच करता है, देन हाथ हटा लेता है। फिर से वो पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करने लगता है। विंग ना उस दीवार को भी देख रहा था, जो कि थोड़ा सा यूनिक लग रहा था। नी सिंह कहता है यार सब लोग बोलते कि इस पैलेस में वो खुफिया जगह है, पर कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता है। हाँ छोड़ो भी। और इतना बोलकर नी सिंह वहां से निकल जाता है। सूलियन भी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है और वो ऊपर वाले गुंबद को पिक्चर क्लिक करने लगता है, क्योंकि पिरामिड डिजाइन बना रहता है ना क्लासिकल चीज़ों के ऊपर, मतलब 8 वे के पैटर्न में। 8 वे पैटर्न होता है, जैसे साउथ इंडियन लोगों की रंगोली देखा है,
अगर कोई साउथ इंडियन है तो उसे पता होगा 8 वे पैटर्न में रंगोली बनती है महालक्ष्मी श्री अष्टकम, इसको श्री अष्टकम बोला जाता है। तो वो 8 वे पैटर्न में होता है, तो जो रंगोली बनाने जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा ये। तो लाइक वैसे ही पिरामिड का 8 वे मतलब 8 टाइप का स्ट्रक्चर बना करके वो डिजाइन्स करा रहता है सारे स्तंभ के ऊपर। तो सूलियन ना उसका पिक्चर लेने लगता है, और ये सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से निकाली है, ठीक है। अगर किसी को ढूँढना है तो चाइनीज़ स्क्रिप्चर करके आप ढूँढो, आपको वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन्स मिल जाएँगे। तो सोलियन उधर से वो क्लिक कर रहा होता है और विंग ना सामने वाले एक दीवार को देख रहा होता है, जो कि सारा चीज़ तो सही था, पर बगल वाले से ना एक ईंट ना बाहर निकली हुई थी। विंग को पता नहीं क्यूरियस हो रहा था, वो एवे ही उसको टच करता है और उस दीवार को ये करता है, वो दीवार अचानक से खुलती है और विंग उसमें खिंच जाता है, जैसे कि एक फोर्स उसे अंदर से खींच लेती है और वो चला जाता है। इधर सूलियन जो था वो जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे विंग नहीं था। वो कहता विंग विंग विंग, पर विंग कोई आवाज़ नहीं देता। तो सूलियन कहता है शायद वो बाहर चला गया है, क्योंकि कुछ फोर्स के साथ वो अंदर चला गया, तो आवाज़ आ ऊ कुछ हुआ ही नहीं था नॉर्मली। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वापस से उस गुंबद वगैरह को ना वो टच करते हुए पिक्चर निकालना स्टार्ट कर देता है। अब वहीं अंदर विंग जैसे ही अंदर आया था, वो पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। उस कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो मुंह के बल गिरा था और खांसते हुए बैठ जाता है। उसका कमरा भी जो था वो लेंस चालू था, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने फ़ोन को निकालता है अपने पॉकेट से और आसपास देखना शुरू करता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। विंग जो कि उसे थोड़ा-सा हैवी फ़ील हो रहा था, वो उठ करके और एक जगह जो कि थोड़ी ऊँची बनी हुई थी, उस पे जाके वो बैठ जाता है और वो जैसे ही बैठता है, वो कॉफ़िन खुल जाता है और वो कॉफ़िन के ऊपर बैठा हुआ था। विंग चीखते हुए उसके अंदर गिरता है और सीधे जैसे कि कोई चीज़ उसे लिपट के रखी हो, और वो अपनी आईज़ ओपन कर देती है। विंग को अजीब लग रहा था और वो अपने आप को छुड़ाते हुए फ़ोन खोजता है। फ़ोन की लाइट जल रही थी जिस वजह से, और वो खोजते हुए ना वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कंकाल रखा हुआ था, बहुत सारा था, हड्डियों का ढाँचा पूरा का पूरा। विंग डर जाता है और फटाक से उसमें से बाहर निकलता है, पर विंग के पॉकेट में एक चीज़ थी जो कि फँस जाती है और विंग को पता भी नहीं चलता है। उसमें से बाहर निकलते ही विंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था और आसपास की चीज़ों को देखता है। धीरे-धीरे करके वहाँ से सारे धुंध हट गए थे और विंग बाहर जाने के लिए रास्ता ढूँढने लगता है, पर उसे नहीं मिल रहा था। जिस दीवार से वो आया था उस तरफ वो जाकर खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुल रहा था। अचानक से एक दर्रांग खुल जाता है और विंग जब देखता है तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। विंग पता नहीं क्यों, पर वो धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब वो अंदर जाता है तो वो शॉक्ड था। वो एक ऐसी जगह थी पैलेस की जहाँ पे लोगों का पट्टा, मतलब कि ये एक इंसेस्टर हॉल था। इसके ऊपर जहाँ पे ये डमी रखा हुआ था, डेड बॉडी, जहाँ पे अस्थि कंकाल मिला था, वो कॉफ़िन, और नीचे जाने के बाद पूरा का पूरा पट्टा बना था उस घर में। विंग उसकी इतनी ज़्यादा फटी हुई थी, वो जैसे-तैसे करके उसको क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते-करते अचानक से उसकी टक्कर किसी से हो जाती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग गिरते-गिरते बचता है और वो शख्स उसे बचा लेता है। विंग कहता है कौन है यहाँ पे? पर वहाँ पे कोई था ही नहीं जो विंग को दिखाई दे। फिर विंग ना वहाँ से लंक लेके जब बाहर भागता है तो वो पैलेस के सीधे पीछे जंगल वाले यार्ड में निकला था। विंग वो देख रहा था कि विंग वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर एक था, ऊपर वाला फ्लोर था फर्स्ट फ्लोर। वो वहाँ से सीधे बैकयार्ड जंगल में निकला है और वहाँ से वो पैलेस को देखते हुए कहता है मैं वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? पर वो आश्चर्य में था। फिर वो अपने कपड़े को ठीक-ठाक करता है, जो कि थोड़े मैले-कुचैले हो गए थे, झाड़-वार रहे होते, तभी दूसरी टीम उधर ही आ रही होती थी। कहते सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जब अपने लोगों को देखता है तो उसको जान में जान आती है और वो कहता है नहीं-नहीं मैं बस पिक्चर कलेक्ट कर रहा हूँ। और जब वो पीछे मुड़ता है, वो जो जिस जगह से आया था वो जगह क्लोज़्ड हो चुकी थी और वहाँ पे सिर्फ़ दीवार ही दीवार नज़र आ रहा था। फिर विंग उस तरफ आकर के दीवार को टच करने की कोशिश करता है तो दीवार खुल ही नहीं रहा था। विंग कहता है ये सब क्या हो रहा है? तो कहता है सर आपको कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है नहीं-नहीं मैं ठीक हूँ। मैं बस यहाँ पे, तो वो कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता नहीं है, ये सब तो बैरक लगा हुआ है, चलिए ना सर। इतना बोल करके और वो उसे ले जाता है। विंग को भी पता था कि हाँ भाई दीवार पूरी बंद हो चुकी है, बैरक लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। पर विंग को आश्चर्य हो रहा था कि वो किस वे से बाहर आया। अचानक से रास्ता खुला एंसेस्टर हॉल से होते हुए वो बाहर निकल गया। थोड़ा शॉकिंग था उसके लिए। वापस से जब आता है तो सूलियन कहता है हे हम तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे पिछले 1 घंटा से। तो विंग कहता है 1 घंटा से? पर मैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में ही। फिर वो कहता 1 घंटा, वो कहता है देखो टाइम। फिर वो जब देखता है तो विंग के फ़ोन का ना
अंदर ना सिर्फ लाइट जल रही थी और फ़ोन बंद हो चुका था और कुछ ऑन था नहीं। पर जब वह बाहर देखता है तो उसकी टाइम उसी जगह स्टॉप हुई थी जितनी जगह वो इन किया था, और वो पूरे टोटली 1 घंटा 10 मिनट पीछे जा रहा था। सूलियन विंग को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो भी सूलियन को गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी कमर बेल्ट के पास जो चीज़ फँसी हुई थी, वो जैसे ही हिलना स्टार्ट होती है, सूलियन को एक फ़ोर्स फ़ील होता है, जैसे कि कोई उसे विंग से अलग कर रहा है। विंग कहता है, क्या हुआ? सूलियन कहता है, नहीं, नहीं कुछ नहीं, और सूलियन को लगा कि शायद विंग ना हटा दिया है उसको। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो वहाँ पे हम सब ने पानी की बॉटल्स खरीदे हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर हम शूटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इतना बोल करके और वो वहाँ पे बैठता है, विंग को जूस का बॉटल देता है और वो खुद पानी पीता है, और उसके बाद वापस से वो उसको देख रहा होता है। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, तो सूलियन कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ आई एम ओके ओके, क्या हुआ? तो कहता है, नहीं तुम डरे हुए लग रहे हो इसलिए मैंने पूछा। अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर चले। विंग कह देता है, नहीं काम इम्पोर्टेंट है, हम घर क्यों जाएंगे, हम दोबारा से पैलेस जाएंगे। इतना बोल करके और वो लोग वापस से फिर से पैलेस जाने लगते हैं। उसके कमर में लगा हुआ घुंघरू जब आवाज़ आ रही थी तो सूलियन कहता है, ये क्या है? और वो जैसे ही टच करता है उसके हाथ लग जाते हैं और उसके हाथ कट जाते हैं, और वो कहता है, आउच। पर फटक से विंग उसके हाथों को लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है, जिस वजह से वो जो घुंघरू था ना वो थोड़ा सा अजीब रिएक्ट कर रहा था, पर कोई उसकी नज़र जाती नहीं है उस पर ज़्यादातर। फिर विंग उसको निकालता है और देखता है ये क्या है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक एक तरह से पेंडेड था, जिसको कमर में लटकाते हैं ना, वैसा पेंडेड। तो वो देखता है और कहता है, ये तो किसी हिस्टोरिकल ज़माने का लगता है ना? फिर वो उसमें से खोलता है क्योंकि वो फँसा हुआ था बेल्ट में, और खोल करके अपने पॉकेट में रख लेता है। और यहाँ पे विंग की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने किसी को इनवाइट कर लिया है अपने साथ चलने के लिए, हाथ लगा करके भी। ऊपर से वो अंदर आता है और शूटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। वो जब शूटिंग वगैरह कर रहा था तो वो सब कुछ नॉर्मल था, उसे कुछ भी उस समय फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन उसे बार-बार एहसास हो रहा था कि जैसे उसके बगल में कोई तो खड़ा है, कोई तो है, कुछ तो हो रहा है, लाइक ऐसे की सिचुएशंस बने हुए थे। और विंग ना काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी फ़ील कर पा रहा था। बट फिर से वो जब पीछे पलट के देखता तो उसे वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो सभी चीज़ों को सूट-वूट कर लेने के बाद कहता है, चलो हो गया। शाम का टाइम भी हो चुका था। वो लोग सब बस में आ जाते हैं, बस एक जगह रुकती है, वो रेस्टोरेंट था। फिर वहाँ पे सब लोग उतरते हैं खाना खाने के लिए। विंग वॉशरूम में जाता है तो सूलियन भी उसके बगल में आके खड़ा होकर के वॉशरूम करता है, मतलब वो खड़े होके नहीं करते सू-सू, तो वैसे वाला था। फिर वो बातें करते हुए कहता है, तो तुम कितने सारे डोमेन पे बेचने वाले हो? विंग कह देता है, पता नहीं, पर इस बार कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, इस पे मैं अच्छे से काम करने वाला हूँ सू। तो सू कह देता है, वैसे विंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इतना बोल करके और वो जा रहा होता है तो विंग उसके पीछे आता है, उसके शोल्डर पे कूदते हुए कहता है, हे क्या सरप्राइज़ है, मुझे बताओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पर जो हमारा वो ब्रेसलेट था वो अचानक से विंग को ना खींच देता है पीछे। अब विंग को पता नहीं चलता कि वो उसके ऊपर कंधे पे लटका हुआ था। ऐसे होता है ना, लटकते लटकते पकड़ते पकड़ते जाते हैं, बोलो 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 क्या होता है टाइप्स। तो वैसे वो जा रहा था, लेकिन अचानक से वो बहुत पीछे आ गया था। अब विंग आसपास देखता है, वहाँ पे उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और विंग कहता है, ये क्या हुआ मुझे, हाँ? इतना बोल करके और वो शॉक्ड हो गया था। और फिर सूलियन कहता है, विंग क्या हुआ, चलो ना, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बोलकर उसके हाथ को खींचता है तो विंग चल नहीं रहा होता है, मतलब उसकी बॉडी खींच ही नहीं रही होती है। सूलियन कहता है, क्या हुआ, तुम जम क्यों गए, चलो ना। विंग कहता है, मैं, और इसके बाद वो कहता है, हाँ मैं चल रहा हूँ। फिर उसका हाथ छुड़ाता है तो विंग चलने लगता है। विंग को पक्का यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये बोलते हुए वो फिर चलने लगता है। फिर खाना वगैरह खाता है तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। सूलियन उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। इतना बोल करके वो लोग खाना खाते हैं, वापस से बस में बैठ जाता है। अब बस में बैठते हैं तो खाना खाया था तो जाहिर सी बात है कि हल्की सी नींद आ ही जाती है। पेट जब फुल भरा हो तो बॉडी ना डाइजेस्ट करती है, तो बॉडी हमारी रेस्ट मांगती है। तो खाना पचा रहा था उसका बॉडी, तो उसकी बॉडी बोल रहा था, तू सो जाओ, तू सो जाओ। तो विंग को भी आंख लग गई थी, तो वो सूत गया। और वो जब सोया हुआ था तो विंग देखता है कि जैसे कोई तो है जो उसे बैक से हक किए हुए है, और उसके कानों को वो लिक कर रहा है और उसके बॉडी को वो टच कर रहा है। विंग फटक से जब उठ के बैठता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। वो आसपास देखता है तो उसे अजीब लग रहा था और वो कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? वहाँ पे नी सिंह बैठा हुआ था और कहता, विंग सो जाओ ना, 1 घंटे बाद हम घर पहुँच जाएंगे, सो जाओ। तो वो कहता है, यार देखो तो सही। फिर कहता है, क्या देखूं मैं, भूत।
ये देखो मैं। विंग भी डर गया था और नी सिंह कहता है डर गए डर गए डर गए। भूत वूत कुछ नहीं होता, सो जाओ। विंग कहता है पता है मुझे, ये बोल करके और वो बैठ जाता है। फिर घर आने के बाद विंग थका हुआ था तो वो अपनी कैमराज वगैरह को रखते हुए कहता है मॉम मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज़ मॉम मेरे लिए जूस ला दीजिए। उसकी मॉम वहाँ पे ला के रखती है और विंग पी जाता है और कहता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो बेब कैम वगैरह ले करके आता है और वो सभी चीज़ों को साइड करके रख देता है। फिर वो थका हुआ था तो शर्ट खोल करके, अब भाई यहाँ पे हमारा विंग कोई ओमेगा तो है नहीं, लड़की भी नहीं है जो उसको शर्म आएगी, तो वो शर्ट खोल देता है, पैंट भी खोल देता है। वो अन्य फिर इनरवियर में था, अंडरवेयर वेयर किया हुआ था वो, और वैसे ही टांग पसार के सो जाता है फुल नेकेड। गर्मी का मौसम था, एसी ऑन करके बच्चा हमारा सो गया। उसको पता ही नहीं भाई तुम्हारे साथ क्रियाकांड करा जाएगा, रुक जाओ तुम अभी, दम धरो। फिर वो सो गया। जैसे ही रात होता है, मतलब 10-11 ही बज रहा था आसपास अराउंड, वैसे ही वो वहाँ पे एक शख्स अपीयर होता है। वो उसे देखता है और एक स्मिक के साथ में पहले तो उसके पॉकेट में वो पड़ा हुआ बेल जो था वो निकालता है और खुद से वो उठा करके उसके अंदर, कवर्ड के अंदर एक ड्रॉ था, ड्रॉ को खोल के उसमें सेफली एक बॉक्स के अंदर वो डाल देता है कि हाँ तू वहाँ पे पड़ा रहा, तू रहेगा तो मैं रहूँगा, इतना बोल करके। और फिर वो उस शख्स को सामने खड़ा होकर के देखता है। विंग जो कि सोया हुआ था तो होता फील हो जाता है यार, सोए रहो या जागे रहो तो हमारी सिक्स सेंस हमेशा काम करते रहती है। तो उसे लग रहा था कि जैसे कोई घूर रहा है। वो आईज ओपन करते हुए कहता मॉम अगर आप पानी लाए हो तो प्लीज़ यहाँ पे रख दो, मैं सो रहा हूँ। इतना बोलकर हमारा विंग अब पीठ के बल लेट जाता है, तकिया को ऐसे ग्रैब करके। एक तकिया के नीचे हाथ था, एक तकिया के ऊपर हाथ था। तो वो शख्स जो कि हमारा घोस्ट जनरल वंगजी था, और यहाँ पे हमारा वंगजी जो है एक जनरल घोस्ट है। तो हम जनरल घोस्ट को देखते हैं। अब मैं जनरल घोस्ट ही बुलाऊंगी उसको, ठीक है ना। तो ये हमारा वांगजी है, ठीक। तो जो हमारा जनरल घोस्ट था वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर आता है। वांगजी के बॉडी पे अंग्रेज के टाइम जोन का उसका डेड बॉडी है, दैट्स वाई उसके बॉडी के ऊपर चाइनीज जो यूनिफॉर्म होते हैं जनरल्स वगैरह का, तो उस तरह का था। और उसके ऊपर 4 बैच लगे हुए थे। हेड हेड पे टोपी थी और दूसरी तरफ से भी 4 बैज लगे हुए थे और ओवरकोट डला हुआ था, हाई हॉल्टर नेक तक का। बहुत ही गुड लुकिंग पर्सनालिटी ही था, पर फिलहाल हमारा भूत वो बन के भूत घूम रहा था, ठीक है। फिर वो अपना कैप उतार देता है और धीरे धीरे करके विंग के पास आके लेट जाता है। अब यहाँ पे जो वो था वो ऑलमोस्ट 100 साल से प्लस का भूत था, दैट्स वाई उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा इनलाइट थी। तो वो विंग को टच कर पा रहा था और विंग के अलावा वो किसी को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि विंग ने उसको सम्मन कर लिया था, वो जो सीड्स लेके आया था वो पेंडेड वाला, दैट्स वाई वांगजी उसको टच कर पा रहा था। तो विंग को वो पूरे बॉडी को ऐसे ही सोए हुए में टच कर रहा था। विंग थका हुआ था ना तो उसे अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। वांगजी फिर से उसे धीरे धीरे पलटाता है और उसके चेस्ट एरिया पे अपना हाथ चलाने लगता है। उसकी मस्कुलाइन ऑरा को देख करके वांगजी बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट फील कर रहा था और उसके फेस के पास अपने फेस को ले आता है एक ही झटके में और कहता है तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, मेरे अंदर की प्यास को तुम बढ़ा रहे हो। इतना बोल करके वांगजी अपने जनरल वाले सारे कपड़े उतार करके उसके सामने में फुल नेकेड खड़ा था। उसके बाद वो अपनी पावर से उसके इनरवेयर को उतार देता है और फिर उसके पैरों को स्ट्रेच करता है और धीरे धीरे उसे स्ट्रोक कर रहा था। विंग नींद में ही आहें भरना स्टार्ट कर देता है और जब उसे फील होता है कि वो लगभग प्रीकम पे है और वो जस्ट कम आने वाला है, वो अपनी आईज ओपन करता है तो देखता है कि बहुत सारा सिमंस उसके बेड पे गिरे हुए थे। विंग उठ के बैठ जाता है और लाइट ऑन करके देखता है तो वो उसे वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो कपड़े भी उतारे थे वो वांगजी के कपड़े थे तो वांगजी को ही दिख रहे थे। उसके अलावा विंग उसे देख ही नहीं पा रहा था, बस उसको टच जो हो रहा था वो फील कर पा रहा था। तो वो सोचता है कि शायद से वो थका हुआ था तो कोई वियर्ड सा ड्रीम देखा होगा तो नाइट फॉल हो गया, दैट्स वाई बेड पे इतने सारे गिरे हुए हैं। फिर वो उसको क्लीन कर देता है और वापस से वो बगल में सो जाता है, वो वापस से इनरवियर पहन लेता है। तो अब विंग को लग रहा था कि उसने जो भी किया वो नींद में ही किया है और वो वापस से सोने की ट्राई करता है। तो वो वैसे ही इनरवियर को पहनता है, फिर उसको क्या सोचता है वो खोल के ही सो जाता है। अब जो अंगजी था, विंग जैसे ही उसकी आईज लगती है वो वापस से उसकी बॉडी को ना धीरे धीरे करके लीक करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि कोई लीक करता है ना, तो वैसे। तो विंग को ये फील हो रहा था और वो वापस से ना आईज ओपन करने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसके बालों को टैप टैप करते हुए लाइक तू सुजो बउआ, सुजो सुजो, उसको ठोक रहा होता है सो जाओ। उसको फिर से विंग सो गया था। फिर वांगजी धीरे धीरे उसके पैर को अब वो
टमी के साइड, मतलब एक तरफ करवट होकर के टमी के साइड ही सोया हुआ था, पेट के बल ही लेटा हुआ था। तो एक पैर ऊपर कर देता है। अब उसके बट होल के ऊपर ना हाथ फिराना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने आप को उसके अंदर इन कर सके, और धीरे धीरे करके उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। पहले फर्स्ट, थर्ड, फिर फोर्थ, 4 फिंगर्स इन करने के साथ ही सेकेंड भी डाला था उसने। वो उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, फिर अपने आप को उसके ऊपर आता है और अपनी ही पावर से उसके अंदर बिना हाथ लगाए वो खुद, क्योंकि भाई भाई घोस्ट है वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके अंदर इन करने की कोशिश करता है। विंग जैसे ही सक पकाता है, वांग जी विंग के दोनों हाथ को ऊपर पकड़ लेता है एंड देन उसको वैसे ही पकड़े हुए था, उसके थाइस के ऊपर कस के हाथ रखे हुए था, सीधा इन करता है। अब विंग को पक्का यकीन हो गया था कि उसके साथ गड़बड़ घोटाला चल रहा है भाई। वो चीखते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे, कौन है? एक भारी वॉइस आती है, आराम से लेटे रहो विंग। विंग ये सुनते ही उसकी फट गई थी, क्योंकि भाई कमरे में लाइट ऑन है, ऑन लाइट में ये हो रहा है कांड, और कांड ऐसा वैसा नहीं भाई, उसके साथ फकिंग ग्राउंड चल रहा है। और वो सोच रहा है भूत तो नहीं है, पर था तो भूत ही। फिर वो कहता है, कौन हो तुम, हटो मेरे ऊपर से प्लीज हटो। पर वांग जी उसके अंदर पूरा इन कर चुका था, और वो वापस से उसके नेक को स्निफ करना स्टार्ट कर देता है, और उसके हाथ, अब विंग अभी भी करवट ही था, पेट के बल ही लेटा हुआ था, तो वांग जी एक हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से उसके दोनों हैंड को चाप देता है। उसका पैर अभी भी ऊपर ही था और उसका राइट हैंड फ्री था वांग जी का, तो वो उसके टिप्पल्स को ऐसे टच करके उसे सहलाना शुरू कर देता है। अब विंग की हो रही थी हालत खराब, क्योंकि वांग जी मूव कर रहा था, ऊपर से उसे बेरहमी के साथ में टच कर रहा था। पर वो क्रैकिंग वॉइस के साथ में पूछता है कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज हटो, प्लीज हट जाओ, मेरे साथ ये सब मत करो। पर वांग जी फाइनली उसके साथ वो सब थिंग्स करना स्टार्ट कर चुका था, और फाइनली वो जब प्रीकम पर था तो वो कहता है, मैं हूँ तुम्हारा जनरल घोस्ट, इतना बोल करके, और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। अब विंग फील कर रहा था कि हाँ उसके ऊपर एक हैवी वेट है, पर कौन है नहीं मालूम, क्या कर रहा है, उसके साथ फकिंग राउंड चल रही है भाई। और वो कहता है, जनरल घोस्ट, तो कहता है हाँ जनरल घोस्ट, और इतना बोल करके, और वो उसको वापस से आगे पलटाता है। फिर वो उसके अंदर धीरे से फिर से एक ही बार में इन कर जाता है, और उसके दोनों पैर को अपनी कमर के राउंड रैप करता है, उसके हाथ को अभी भी पकड़ के रखा हुआ है। विंग दोबारा से क्रैकिंग वॉइस में बोलता है, तो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरा खून पीने आए हो? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है तो घोस्ट होते हैं वो बॉडी का खून वगैरह पी जाते हैं और इंसान को मार के खा जाते हैं या फिर मार डालते हैं। तो वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि पूरे 110 साल बाद मुझे कोई मिला है, मेरा पार्टनर मुझे मिला है, तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। विंग विंग कहता है, मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। वांग जी कहता है, तुमने मुझे सम्मान किया है विंग, तो तुम मेरे हुए, और ऊपर से मैं एक जनरल हूँ। विंग कहता है, जनरल भूत, मतलब कि वो पैलेस वाला भूत तुम हो? वांग जी कह देता है, हाँ वो पैलेस वाला भूत मैं ही हूँ, और मैं ही तुम्हें वहां से बाहर निकाला था ताकि हम वापस से यहाँ आ सके, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इतना बोल करके, और वापस से विंग को एक्साइटेड करना स्टार्ट कर देता है। अब भाई टच करोगे तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी नहीं, इंसान था नहीं कि विंग उसको लात मार के हाथ मार के हटा दे, था तो एक भूत, और वैसे भी इंसान रहता तो विंग की चलती किधर है, वो तो चलती ही नहीं है। तो वांग जी उसका पूरा का पूरा फायदा उठा रहा था, और फिर से इसके साथ वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। अब भाई विंग की स्पेशल क्वालिटी के बारे में वांग जी को अभी पता ही नहीं है, फिलहाल से हमारे विंग को खुद नहीं पता है, इसलिए वो जो कर रहा था वो करने दे रहा था। अब नॉर्मली 1 मंथ तक लगातार रोज रात को, मतलब शाम होते ही वांग जी की पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। जैसे सूरज ढलता था, 24 घंटे ना वांग जी विंग के साथ ही रहता था, पर शाम ढलते ही वांग जी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, और वो रोज एक दिन बिना गैप किए रोज रात को विंग के साथ वो 2 बार 3 बार 4 बार इन्वॉल्व होता था। और उसके बाद वो सो जाता था, और विंग सुबह में 10 बजे तो कभी 11 बजे उठता था, और ऑफिस जाने में भी उसे लेट हो जाती थी। तो 1 महीने में वो ऑफिस में डांट खाता था अलग, रात को उसकी हालत पंचर होती थी अलग, और ये सभी कार्यक्रम चल रहा था। अचानक से आज विंग फटक से जब उठता है, वांग जिसको होल्ड करके सो रहा है, तो वो जब उठता है तो उसे वॉमिट जैसा फील होता है। वो जैसे ही फील करता है कि उसे बहुत ज़्यादा वॉमिट आ रही है, वो भागता है वॉशरूम, जैसे वो उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। उसे अजीब हो रहा था, और वो जब उल्टी वगैरह करके फ्रेश होकर के आके बैठता है, तो वांग जी पीछे से उसको पूरा एकदम कैप्चर कर लेता है बॉडी को, और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, विंग कहता है,
मुझे वॉमिट आ रही है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे छोड़ने का तुम क्या लोगे? वंग जी कहता है, तुम्हारी जान, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। विंग कहता है, भूत और इंसान का रिश्ता नहीं होता है, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो तुमसे लड़ू कैसे? वोंग जी कहता है, तुम मुझे खुद से दूर कर भी नहीं सकते विंग, क्योंकि तुम मुझे दिनों दिनों और भी ज्यादा पसंद आने लगे हो। अब विंग अपने मन में सोचता है कि ये मुझे लेकर के सेल्फ पॉजेसिव हो रहा है। और वांग जी विंग की थॉट्स को ना रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हुए उसके गले को दबाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे पूरे घर को तहस नहस कर डालूंगा। इतना बोल करके उसके गला को दबाए हुए था। विंग का फेस ऊपर की तरफ था। तभी उसके डोर पे नॉक होता है तो हंगन जोन वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग डोर ओपन करता तो उसकी मॉम वहां पे दूध लेके खड़ी थी। विंग दूध देकर फिर से वॉमिट करने के लिए भाग जाता है। उसकी मॉम कहती क्या हुआ, पर विंग कहता कुछ नहीं मॉम। फिर वो वापस से जैसे तैसे करके वो दूध पी लेता है और कहता है कि मॉम मैं फ्रेश होकर के नीचे आता हूँ। और मॉर्निंग के 8:30 ही बज रहे थे। उसकी मॉम उसके कमरे को देखती है हालत को, जहाँ पूरा कंबल वगैरह बिखरा पड़ा था, तो वो सब कुछ सैतने उतने लगती है और कहती है ये लड़का भी ना पता नहीं कब सुधरेगा। और वांग जी ना एक कॉर्नर लगे खड़ा हो गया था एंड देन सब कुछ देख रहा था। लाइक कहना चाह रहा सासू माँ निकल जाओ वरना उठा के पटक दूं मैं। पर वो कुछ नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है कॉर्नर लगकर। फिर विंग आते ही टॉवल फेंकता है तो उसकी मॉम कहती है विंग ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं मॉम, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। और इनर वेयर पहन कर वो घूम रहा होता है। उसकी मॉम उसके बट पे मारते हुए कहती है बदमाश लड़के बड़े हो गए हो, सुधर जाओ, ये क्या हरकतें हैं? तो कहता है मॉम बस करो। तभी नीचे सूलियन की आवाज सुनता है, तो कहता लो आ गया तुम्हें बुलाने के लिए, मैं उसे ऊपर भेजता हूँ, जल्दी से कपड़े पहनो। विंग कहता ओके ओके, और इतना बोलकर वो पैंट पहनने लगता है। तभी सूलियन आ जाता है और विंग ने शर्ट पहन रहा होता है और आगे से उसकी बॉडी दिख रही होती है। अब मैंने पहले ही बोला था कि विंग यहाँ पे एक मेलनी ओडा के साथ में मैन है, कोई गर्लिश वाली कुछ भी ये नहीं है, बस एक स्पेशल क्वालिटी को छोड़ के। तो वो उस तरफ मुड़ता है तो वांग जी उसको जो छुआ उठा, लाइक भाई तुम मेरा आइटम है, उधर क्यों दिखा रहे हो तुम उसको? तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सूर्यन आते हुए कहता क्या बात है विंग? विंग कहता कुछ भी नहीं, वैसे तुम बताओ इतनी जल्दी जल्दी क्या करने आए हो यहाँ पे? तो कहता आज कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं तो हम वही चलने वाले हैं, और वैसे भी हार्ट डोनेशन के लिए पैसे कलेक्ट करने हैं, तो तुम चल रहे हो ना? विंग कह देता है हाँ हम चल रहे हैं। और वो जो शर्ट लगा रहा होता है तो सूलियन बेड पे बैठा हुआ था, पूरे कमरों को देख रहा होता है। कहता है यार तुम्हारा कमरा इतना ज्यादा अंधेरे जैसा क्यों लग रहा है? विंग कहता है अंधेरे जैसा क्या मतलब है तुम्हारा, लाइट्स तो जल रही है ना? कहता पता नहीं क्यों एक अलग सी वाइब्स आ रही है। तो विंग कहता है पता नहीं मुझे तो नहीं आ रही। सूलियन कहता है और विंग ना मिरर के सामने में खड़ा होकर के रेडी हो रहा होता है। वहीं सूलियन अपने पॉकेट में से रिंग का बॉक्स निकालता है और उसे देखते हुए कहता है विंग। विंग कहता है बिना देखे। तो सूलियन कहता है शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? विंग कहता है शादी के बारे में अच्छा ख्याल है, क्या कोई बात है? तो सूलियन कहता है नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर वो हाथ ना पीछे करके पॉकेट में जल्दी जल्दी डब्बा डाल लेता है। पर हमारा लटका वांग जी तो सब देख रहा है और वो दांत पीसते हुए कमरे में खड़ा था। अचानक से कमरे में ना पर्दे वगैरह हिलने लगते हैं। तो सूलियन कहता है क्या बाहर आंधी आई है? तो विंग देखता है वांग जी को, मतलब वो वांग जी को उसने अभी तक देखा नहीं है, पर वो समझ गया था कि ये सारे काले कांड है ना वही कर रहा है। कहता नहीं नहीं बाहर चलो अभी जस्ट मैं आता हूँ, ये बंद करता हूँ। सूलियन कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता मैंने कहा ना बाहर चलो। इतना बोलकर उसको रूम से बाहर फेंकता कहता तुम यही हो गया? हाँ। विंग उसके पास आते ही वांग जी विंग के पास आते ही उसके हाथ को मोड़ देता है और उसे कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सभी चीजें करने की? याद रखना कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी आत्मा को लेके यहाँ से चला जाऊंगा वापस पैलेस। विंग कहता है पर उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मेरे पीछे इस तरह से पड़े हो? हाँ, आखिर मैं हूँ एक इंसान ही, और इंसान और भूत की जोड़ी होती भी नहीं है, और मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है। इतना बोल करके विंग अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी दोबारा से दांत पीसते हुए कहता है मैंने कहा कि तुम मेरे हो, इस बात को याद रखना। इतना बोल करके उसको पूरा चिपट जाता है भाई। अब था तो भूत। उसके बाद वो उसको ऐसे शक करना किस करना उसके बॉडी को स्निफ करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे ऑफिस जाना है। 5 मिनट के जोर जबरदस्ती के बाद मशक्कत के बाद वो उसे छोड़ता है और वापस से कहता है याद रखना कि तुम मुझे बिलोंग करते हो। और ये बोल करके और वो वापस से उसको छोड़ देता है। विंग नीचे आता है तो सूलियन कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे रूम से इस तरह से निकाला क्यों? हाँ। विंग कहता है कुछ नहीं, तुम्ही ने तो कहा था आंधी आई थी बदमाश। इतना बल को वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं पे वांग जी सीढ़ी पे खड़ा होकर के इस सारे नजारों को देख रहा था। उसके बाद सूलियन और विंग बाहर आ जाते हैं और वांग जी वहीं पे रह जाता है
क्योंकि बॉक्स वहीं था, तो वांगजी का दायरा उसी घर में था, उसके बाहर नहीं था फिलहाल से। और वो सोचता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा ताकि वो विंग के साथ बाहर जा सके। इसीलिए वो वहाँ पे बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। अब इधर हम बाद में देखेंगे कि उसकी डेथ कैसे हुई। अब वो बस सोच रहा है। इधर विंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो सूलियन कहता क्या हुआ? विंग कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम यकीन करोगे? तो सूलियन कहता है हाँ बोलो। फिर वो दोनों कार में बैठे हुए थे। सूलियन बैठते ही कहता है क्या हुआ विंग? विंग बता देता है कि पैलेस वाला भूत उसके साथ घर में आ गया है, पता नहीं कैसे पर आ गया है। और वो सारे इंसिडेंट्स को वो बता देता है कि कैसे गलती से वो जो क्रैक वाली ईंटें बाहर निकली थी उसको टच करा, वो अंदर खिंच गया, फिर एक कैफन में गिरा, फिर वो सीढ़ी से होते हुए एंसेस्टर हॉल से होते हुए वो बाहर आ गया। तो सोलियन कहता है जहाँ तक मुझे पता है उसके बेसमेंट में एक एंसेस्टर हॉल तो है, बट वहाँ कोई नहीं जाता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, तो तुम कैसे जा सकते हो? विंग कहता है मैंने वहाँ पे सभी राजाओं के नाम भी पढ़े थे, मतलब जो जाते जाते रास्ते में जो मिल रहा था तो वो उसने पढ़ा था, तो वो नाम वगैरह बताता है, तो नाम वगैरह सब कुछ सही था। फिर सूलियन कहता है आर यू श्योर? तो वो कहता है हाँ, और जो मेरे घर में जो घोस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि एक जनरल घोस्ट है जो मुझे अपना बनाना चाहता है। इतना सुनना हुआ ही था, सूलियन कार रोक देता और कहता है ये तो वही जनरल घोस्ट है जिसकी डेड बॉडी आज तक कभी किसी को नहीं मिली, और वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता, उसकी मौत कैसे हुई किसी को ये भी नहीं पता। इतना सुनना हुआ ही था, तो कहता है तो क्या मुझे मिंग डायनेस्टी की बुक पढ़नी चाहिए? तो सूलियन कहता है ठीक है चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं। फिर वो लोग अब लाइब्रेरी आते हैं और अब हमें पता चलेगा कि हमारा वंगजिया मरा कैसे। फिर वो लोग आते हैं और हिस्टोरिकल बुक ढूंढना स्टार्ट करते हैं मिंग डायनेस्टी, और वो लोग ढूंढ के निकालते हैं उस टाइम जोन को जब अंग्रेज चाइना के और जापान भी चाइना पे आए थे, साथ में तुर्की लोग भी आए हुए थे चाइना पे राज करने के लिए। तो वो सारे हिस्ट्री बुक लेकर दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं और दोनों साथ में ही पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है उस समय राजा का शासन तो था, मतलब कि हिस्टोरिकल टाइम जोन में जो हम बड़े बड़े कपड़े हाम्फू वगैरह देखते हैं ना, तो वैसा टाइम जोन तो था, लेकिन वो लास्ट ईयर चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ना मॉडर्निटी की ओर, जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेज आए तो कैसे रेल हुआ, बड़े बड़े पुल बने, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनने लगी थी, मकान वगैरह बनने लगा था। तो लाइक ऐसे ही चाइना में ना प्रोग्रेस की ओर लोग जा रहे होते हैं, मतलब कि किंग शाही शासन तो था, बट साथ में वहाँ पे जनरल की भी ड्यूटी आ गई थी, सीना वगैरह भी था। और वहाँ पे हाम्फू वगैरह की जगह पे लोग चीपा पहनने लगे थे, चीपा जैसे कि गाउन टाइप का ड्रेस होता है, तो वो सब पहनने लगे थे, और मर्द ना कुर्ता और पैजामा पहनने लगे थे हाम्फू की जगह पे। तो लाइक ऐसा चल रहा था। सिर्फ राज पैलेस वाले ही उस तरह के ड्रेस वेयर करते थे, बाकी उसकी जितनी भी जनरल आर्मी वगैरह होती थी, जो पहले बड़े बड़े लबादे वगैरह हम्पू टाइप का ही पहनता था, वैसे नहीं। जैसे कि नॉर्मली आर्मी के फोर्सेस की जो उन लोगों में ग्रे ग्रीनिश टाइप के ड्रेस के कलर्स होते हैं ना, तो वो लोग वो कलर के ड्रेस वेयर करने लगे थे उस टाइम में। तो ये इस टाइम की स्टोरी है, ठीक है। तो वांगजी के बारे में वो पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पे एक जनरल की वहाँ पे नियुक्ति की जाती है जिसका नाम था लैन वांगजी। उसका भाई भी वहाँ पे था, वो दोनों वहाँ पे रहते थे। पहले उसके अंकल वहाँ के सेनापति थे और ये दोनों वहाँ पे वो करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे जैसे ही जापानियों का हमला हुआ था, युद्ध में रोज ना लाखों लोग मरते थे और लाखों लोगों को ऐसे ही जला दिया जाता था। उसकी नियुक्ति भी की गई हुई। इसी वक्त लैन वांगजी जो आया हुआ था वो एक एक करके सारे तुर्किश लोगों को और जापानियों को पहले खदेड़ देता है, क्योंकि उस टाइम जोन में ऐसा होता था कि वहाँ पे जो युद्ध होते थे रात के समय पे वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी भेजी जाती थी उन लोगों के प्लेजर थिंग्स के लिए, जिस वजह से वांगजी को बहुत गुस्सा आता था। उन लोगों से निपट लेने के बाद बारी आती है अंग्रेजी की, जो कि अंग्रेज हर जगह अपनी ही नाक घुसाते रहते थे, तो उन लोगों से लड़ाई वगैरह होती रहती थी उन लोगों की। तो उस टाइम जोन में क्या हुआ था, जब चाइना को उन सबसे आज़ाद कराना था, तो इतना आसान तो था नहीं कि तुरंत ही आज़ाद हो जाए। इंडिया को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, अब वो उनको कैसे छोड़ दे भला। तो इसीलिए वो जब उन लोगों को हटाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, अचानक से उसके ऊपर काला जादू कर दिया जाता है, जो कि जापानियों ने करा हुआ था, और वांगजी युद्ध क्षेत्र में ही बेहोश हो जाता है। फिर उसे उठा करके जो सेनापति वगैरह थे वो उसे ले आते हैं, और जब पता चलता है कि उसके ऊपर काला जादू हुआ है, तो उसके भाई जो थे वो राजा से विनती करते हैं कि आप इसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि इसकी बॉडी अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो एक बाद ये ठीक हो जाएगा। तो वो जो राजा था वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ का जो किंग था मिंग डायनेस्टी का, वो विंग ही था। वो जब वांगजी को देखता है, क्योंकि उसका क्रश था भाई वो, तो अपने क्रश को ऐसे कैसे थोड़ी
मतलब ये होने देता है। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो विंग के जो था वो वांग जी के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? अब वो किंग था तो भाई ऐसे ही बात करेगा। तो वांग जी उसे ऐसे झुक के बात कर रहा होता है, तो सबको वो बोलता है बाहर जाने के लिए। फिर विंग उसके पास बैठते हुए कहता है, उसे चेक करते हुए, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विंग कहता है, मैं जानता हूँ कि हम नहीं जीतने वाले हैं। मैं अपने राज्य का अंतिम वारिस हूँ, मतलब कि मैं अंतिम राजा हूँ। और जिस तरह से वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, राज्य की राजधानी तक आने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो मेरा भी मरना तय है। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, मैं युद्ध में खुद जाऊंगा और अगर मैं मर जाता हूँ तो यकीन मानो मेरी डेड बॉडी तुम्हारी डेड बॉडी के पास ही रखी जाएगी। तो पहले वाले कमरे में जो कॉफिन हमने देखा था, जहाँ पे विंग बैठा था, टकराया था, वो विंग की कॉफिन थी, वो गुम्बद दुमा के नीचे। और जिस कॉफिन में विंग जाके गिरा था वो वांग जी का कॉफिन था, ठीक है ना। तो वांग जी बोलता है ऐसा क्यों? तो विंग कह देता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं राजा होने के नाते मैंने सोचा था कि ये सभी चीज़ें जब विराम पे हो जाएगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा, पर लगता नहीं है, अब मुझे खुद युद्ध क्षेत्र में जाना होगा और मैं तुम्हारी बॉडी को प्रिजर्व करवा रहा हूँ बोल करके। और जो पहले तो वांग जी के ऊपर जो टूना किया गया था उसको वो हटा देता है, मतलब हटाने के पूरे वो विधि विधान जो होते हैं वो सब करवाने लगता है। पर वांग जी की तबीयत ना और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। विंग पहले वांग जी को सेव करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पास, अब राजा के पास तो वो जो पेंडेंट टाइप का जो कमर में नहीं लटकाते, पता नहीं यार उसे क्या कहते हैं, वो तो होता ही था। तो विंग वांग जी को देते हुए कहता है, याद रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, इतना बोल करके। और उसको आज्ञा दे देता है अपने सारे हीलर्स वगैरह को कि इसकी बॉडी को ना मम्मी में बदल दो और कैफिन में और मेरे बेडरूम में ही डाल दो। वहाँ से बेड को हटाया जाता है और विंग के सामने में ये सारा प्रोसीजर हो रहा था। उसकी पूरे बॉडी को मम्मी में बदल दिया जाता है दवाई वगैरह लगा करके। वांग जी भी, उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया था, लिप्स वाइट हो गए थे और वो अब मरने के कगार पे था, मरा नहीं था। उसे जिंदा ही मम्मी में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद उसे उस कॉफिन में डाल करके और विंग के कमरे के सामने ही, बेड के सामने ही जस्ट, उसको पूरा एक थोड़ा सा ऊंचा जगह बना करके और वहाँ पे डाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद कुछ लोगों को विंग बुलाता है और उस कमरे को सील पैक करवाता है अपने ही सामने में। फिर वो उसी जगह से निकलता है जिस जगह से विंग इंसेस्टर हॉल से होते हुए बैक जाता है। फिर वो सारे कारीगर को बोलता है कि इस कमरे को यहाँ से भी लॉक करो। दो दरवाजे होते थे हर कमरे में आने जाने के, तो वो दोनों को लॉक कर देता है और उसको पूरा सिक्योर कर देता है वांग जी को वहां पे। और वहां से वो जब बाहर आता है एंसेस्टर हॉल होते हुए पीछे, तो वो आज्ञा देता है कि युद्ध की तैयारी शुरू करे जाए, हम खुद चलेंगे युद्ध लड़ने के लिए। और अगर मैं मारा जाता हूँ तो सामने जो हॉल एरिया था, मतलब कि हॉल फिर बेडरूम था, तो हॉल में मेरे बॉडी को दफना करके रख दिया जाए जैसे कि उसकी बॉडी के साथ किया। तो इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है युद्ध करने के लिए। तो विंग उस युद्ध में, आई मीन की विंग डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था वो मर जाता है और वो उसने बहुत सारे कॉन्क्यूबाइंस वगैरह रखे हुए थे, लेकिन वहां पे क्यून कोई भी नहीं थी। और वैसे भी विंग वांग जी को पसंद करता था, तो कॉन्क्यूबाइन सब के होते हुए विंग ने कभी किसी के साथ कोई संबंध बनाए नहीं थे, जिस वजह से उसका कोई वारिस था ही नहीं। लास्टली हमारा विंग ही बच गया था, जिस वजह से वो, और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था। और उसके बाद जो उसके भाई वगैरह था वो लोग उसके शासन को वो लोग हैंड ओवर कर लेते हैं, देन चलाने लगते हैं। तो ये था स्टोरी। और उसके बाद इस युद्ध में जो राजा था वो तीर लगने की वजह से ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। अब उसकी डेड बॉडी को उसने कहा था कि दफना देने के लिए, लेकिन राजा था तो राजशाही सम्मान के साथ, अब चाइना में बहुत जगह रूल होता है कि नाव में डेड बॉडी को डालकर उस नाव को आग लगा दिया जाता है। तो जो विंग था उसकी डेड बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। उसकी डेड बॉडी को अच्छे से सजाया जाता है, पूरे लोगों को दिखाया जाता है और पूरे हर्ष उल्लास सम्मान के साथ में उसकी डेड बॉडी को नाव पे डाल के उस नाव को आग लगा दिया जाता है। जो अस्थि थी उस अस्थि को उस कॉफिन में डाला जाता है जहाँ पे वो अभी भी मौजूद था। फिलहाल से उसे म्यूजियम में रख दिया गया था उसकी अस्थि को, बट वो कॉफिन अभी भी वहाँ पे मौजूद था जिस कॉफिन में उसकी अस्थि को रखा गया था। तो पहले वाले चेम्बर में जब विंग इन किया था तो वो वही चेम्बर था जो कि विंग का था, मतलब कि विंग उसमें जो जो उसकी अस्थि रखी गई थी, और जो अंदर खींच गया था वो वांग जी का कॉफिन था। तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद वो कहता, ओ तो वो
जो जनरल था वो क्रश था ना। तो सूर्या ने कहता है वो क्रश था, इसी वजह से शायद वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, पर तुम्हारा उसके साथ क्या नाता। तो कहता मुझे भी नहीं पता, अब उसमें जो पिक्चर बना हुआ था वो किंग का बना हुआ था, तो उतना सिमिलर दिख नहीं रहा था वो। तो फिर वो कहता है पहले हम पिक्चर चेक करते हैं। तो जब वो लोग पिक्चर ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो वो जनरल का पिक्चर देखता है, जिसमें कि वांगजी का पिक्चर पहले उसे मिलता है। वांगजी ने हल्का लाइट ब्लू कलर का कोट वेयर किया हुआ है, जो जनरल का पूरा ड्रेस होता है वो मखमल के धागों से लपेटा हुआ, हाथ पे वो ताड़े और 4-4 बैच लगा हुआ था, क्योंकि उसे बहुत सारी उपाधि मिली हुई थी, और माथे पे टोपी था, पैर में बूट थे। उसके बाद वो जब दोबारा देखता है तो वहाँ पे उसके भाई की पिक्चर्स थे, जो कि लैन सिचन के पिक्चर था। उसके बाद वो कुछ और जनरल्स के पिक्चर्स देखता है, और कुछ उसके बाद वो विंग अपनी पिक्चर देखता है, जहाँ पे उसे तो जब वहाँ पे पिक्चर्स देखता है तो राजशाही लिबास में विंग था, जहाँ पे उसका छोटा सा मुंह उसको दिख रहा था। कहता है हे ये क्या मैं हूँ। तो विंग कहता है, तो सूलियन जब उसे गौर से देखता रहा कहता है दिखते तो तुम ही हो, पर भूल जाओ तुम राजा हो सकते हो क्या, खुद को देखो। हाँ, एक मामूली सा फोटोग्राफर। इतना बोल करके और वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते। विंग कहता है हाँ ये भी सही है, मैं राजा थोड़ी हो सकता हूँ। फिर वो लोग रख देते हैं, और रखने के बाद विंग जब वहाँ से निकल के जा रहा होता है, अचानक से वो किसी से टकरा जाता है। जब वो टकराता है तो उसे देखते ही कहता है सर आप अ, और फिर वो किताब में देख रहा था, क्योंकि वो लैंस सीजन से टकराया हुआ था। तो कहता है मैं क्या हुआ, कोई बात है। कहता नहीं नहीं। फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। फिर वो क्यूरियस होते हुए पीछे आता है, कहता सर क्या आपका कोई भाई भी है। तो जो हमारे सीजन थे वो कहते नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ। क्यों, क्या कोई बात है। कहता नहीं नहीं, ऐसा कभी लगा है कि जैसे आपकी शक्ल किसी से मिलती हो। तो वो मजाक मजाक में कह देता है हो सकता है, वैसे भी दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, क्या कोई बात है। कहता है नहीं नहीं। इतना बोल करके फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है हाँ इसका भाई भी नहीं है, मतलब वो सच में वो जनरल घोस्ट ही है जो मेरे प्राण पीने के लिए आया है। हाँ मैं क्या करूँ। और ये बोल करके और वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। तो सूलियन कहता है कि हम तांत्रिक के पास जाने वाले हैं, तो चलो। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है तांत्रिक चाइना में मिलने वाला है। तो कहता है हाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ये बोल करके वो लोग पूरा ढूंढते हैं। उस दिन उसे कोई नहीं मिलता। विंग जब वापस घर आता है तो वांगजी बहुत गुस्से में था, क्योंकि वांगजी जब देख पा रहा था कि विंग की बॉडी से ना सूलियन के परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। वांगजी विंग का गला दबाते हुए बेड पर फेंक देता है। विंग की कमर में चोट लगती है और वो मुंह बनाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर रहे हो, हाँ यू जनरल घोस्ट। वांगजी उसके ऊपर आते हुए इसकी दोनों टांगों को खींच करके और उसके जबड़े को दबाते हुए कहता है तुम उसके साथ थे ना, क्या क्या उसने तुम्हारे साथ बताओ मुझे। विंग कहता है हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो दोनों साथ में ही घूमेंगे ना, अकेले थोड़ी घूमेंगे, और हटो मेरे ऊपर से। इतना बोल करके और उसको वो हटाता है और वो फ्रेश होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूलियन, उसको नींद नहीं आ रहा था, और इसलिए वो कहता है कि वो विंग को ना इस सब से बचा के रहेगा, उस ऑब्सेसिव भूत से उसको बचा के रहेगा। यार बात इंसान और भूत मतलब किधर से मिल रहा है। तो ये सोच करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर वो अपने कॉन्टैक्ट में ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे जब वो ऑनलाइन सर्च कर रहा था तो अचानक से वो देखता है कि किसी एक अननोन है, जो कि वो एक तांत्रिक का ही काम कर रहा था, और वो उसको ढूंढ रहा था ऐसे लोगों को जो भूत वगैरह छुड़ाते हैं। तो वो उसको मैसेज कर देता है कि मेरे दोस्त के ऊपर ऊपरी साया का असर है, क्या तुम हटा दोगे। तो वो इंसान हाँ जवाब दे देता है और कहता है पिक्चर भेजने के लिए। जैसे वो पिक्चर भेजता है, पहले तो वो शख्स खुद देखने के बाद डर गया था और कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर वो कितने सारे मिन्नतें वगैरह करता और कहता है हटा दो। तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं हटा सकता, पर मेरे जो मास्टर है वो हटा देंगे। इतना बोल करके वो मास्टर का एड्रेस दे देता है। फिर सूलियन कह देता है ठीक है, तो मैं कल विंग को वहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो लोग बात करके सो जाते हैं। अब इधर जो वंगजी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि विंग के बॉडी से अभी भी सूलियन की स्मेल आ रही थी, मतलब उसके कपड़ों से। वो सारे उस कपड़े को देखता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है और उसको आग लगा देता है। विंग को गुस्से के मारे घूर कर देख रहा होता है रात में उसके सामने खड़ा होकर के। विंग जो कि सोया हुआ था, अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड निगाहें अपने ऊपर फील होती है। वो डर के बैठ जाता है और कहता है क्या 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 तुम यहीं हो, हाँ तुम मुझे देख रहे हो। वांगजी चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ मैं हाँ यहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ, तुम इतना ज़्यादा कैसे चिपक सकते हो। इतना बोल करके वांगजी विंग को सीधे एक हाथ से उठाकर हवा में ऊपर लटका देता है। विंग उसको उसका हाथ ही नहीं दिख रहा था, वो उसे मारे तो मारे कहाँ। वो उस सफोकेशन के साथ में अपने गले को ना छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांगजी विंग को लेकर के सीधे बेड पर फेंकता है। विंग कफ करते हुए बेड पे आके गिरता है और खांसते हुए जब तक वो कुछ बोलता या कर पाता। वांगजी फिर से विंग को उठा करके सीधे दीवार पे लटकाए हुए था और कहता है
बताओ मुझे, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? हाँ, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बताओ मुझे। विंग, जो कि ऑलमोस्ट चोक होने वाला था, वांग जी उसका गला छोड़ता है एंड देन उसे अपनी गोद में ले लेता है और विंग बेहोश हो गया था। वांग जी विंग को गोद में लेकर के बैठा हुआ था बेड पे, और गोद में वो हवा में लटका हुआ था। वांग जी उसके बालों को केयर्स करते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा विंग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेके चला जाऊंगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, समझे ना? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मेरी बॉडी वहाँ रह गई क्योंकि मुझे तुमने जिंदा ही दफन कर दिया था, इस वजह से मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ, डैम इट। बट तुम दोबारा पैदा हुए मेरे लिए, मेरे पास आने के लिए, इसी वजह से आज तुम मेरे पास हो विंग, इस जनरल घोस्ट की बाहों में। याद रखना तुम कि तुम्हें मेरा होना होगा, तुम्हें हर हाल में मेरा ही होना होगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको मार डालूंगा, इतना बोल करके। और वो विंग को केयर्स कर रहा होता है, फिर बेड पे सुला देता है और उसके गले पे अपने हाथ के निशान देखता है जो कि उसने इतनी बेरहमी के साथ उठा उठा के पटक दिया था बिल जैसे। तो फिर उसके ऊपर ना उसके रूम में फ्रस्टेड किड को वो ढूंढता है एंड देन उसके ऊपर दवाई लगा देता है। वही मॉर्निंग के टाइम में सूलियन वो विंग से मिलने के लिए आया हुआ था। वांग जी जो कि बौखलाया हुआ था, और वांग जी की पावर ना विंग के साथ सेक्स करते करते ना बढ़ रही थी। ये वो एक तो 110 सालों तक कैफिन में बंद था, फिर उसकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। हालांकि वो खुद एक आर्मी था, एक जनरल था, तो उसकी पावर सोचो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी जब वो मैन फॉर्म में होगा, ह्यूमन फॉर्म में होगा, और फिलहाल से अभी वो घोस्ट है। तो दैट्स वाई जैसे ही उसे एहसास होता है कि नीचे सूलियन आया हुआ है, उसकी आईज एकदम रेड हो जाती है और वो सीधे नीचे आता है और सूलियन को देखता है। सूलियन उस समय फील कर पा रहा था कि उसके सराउंडेड जो ऑरा बन रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। वो समझ गया था कि हो ना हो इस जगह उसके सामने या आसपास कहीं पे भी वो घोस्ट अवेलेबल है। फिर वो आंटी को बोलता है, आंटी विंग कहाँ है? विंग के बारे में सुन करके वो बोल देता है कि वो ऊपर है। फिर सूलियन कहता है ठीक है, तो आप उसे उठा दीजिए, मैं यहाँ पे हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम खुद जाके उठा दो। तो वो कहता है आंटी आपको पता है हम लोगों ने इतने सारे प्रॉम्प्ट्स बेचे और हमें इतना फ़ायदा हुआ, पता नहीं विंग का प्रॉम्प्ट्स कितना बेचा मुझे पता ही नहीं है, और वो बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट करके लाया था। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा ना ऑफिस में प्रमोशन होना तय है। ये सुनना हुआ ही था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कहती हैं हाँ वो तो है, विंग पिक्चर्स बहुत अच्छी क्लिक करता है और उसकी फोटोग्राफी तो कमाल की होती है, इसलिए तो पूरा घर लैब बना के रखा है उसने। तो इस पे सूलियन कहता है यस आंटी, पर मैं आपसे एक बात पूछूं? तो इतना सुनना हुआ ही था तो कहता अभी हाल फिलहाल में आपको विंग के अंदर कोई चेंजेस दिख रहे हैं क्या? तो उसकी मॉम कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं, पर हाँ वो देर तक सोता रहता है पता नहीं क्यों। सूलियन कहता ओ अच्छा ऐसा क्या, कोई नहीं आप ब्रेकफास्ट बना दो, मैं उसे जा रहा हूँ उठाने के लिए। तो जैसे ही सूलियन जाने को होता है उसे लग रहा था जैसे कि वो एक पहाड़ जैसे इंसान से टकराया है, और उसकी टक्कर लगते हुए उसे अजीब हो रहा था और वो कहता है आंटी। तो उसकी मॉम कहती हुई कि हाँ बेटा, वो कहता नहीं कुछ नहीं मैं बस जा रहा हूँ। फिर वो साइड होकर चला जाता क्योंकि वो समझ गया था उसके सामने में शायद से वही घोस्ट है। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि विंग हवा में बेड पे लटका हुआ है, क्योंकि वांग जी जैसे ही सूलियन को ऊपर आते हुए देखता है वो फटक से अंदर आ गया था और विंग को हवा में लटका दिया था अपनी पावर से, और विंग एकदम स्ट्रेट हवा में बेड से 2 हाथ ऊपर लटका हुआ है। सूलियन आते ही कहता है विंग विंग विंग। विंग के दोनों हाथ नीचे लटके हुए थे, उसका मुंडी नीचे लटका हुआ था, उसके पैर नीचे लटके हुए थे और वो हवा में लटका हुआ था। सूलियन कहता विंग विंग विंग, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था विंग। सूलियन उसकी बॉडी को नीचे करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर अचानक से विंग की पूरी बॉडी बेड पे पटक जाती है और फिर धीरे धीरे करके उसके टी शर्ट ऊपर होने लगते हैं। उसके टी शर्ट धीरे धीरे करके उसके बॉडी से हट गए थे और वांग जी उसकी बॉडी पे हाथ चला रहा था। जब सूलियन ये देखता है वो कहता है ये क्या क्या हो रहा है? सेट
विंग 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 विंग, और उसके पास आकर जैसे उसे छूने को होता है, वांग जी गुस्से के मारे तिलमिलाते हुए सू लियान का गला पकड़कर सीधे उसे ऊपर के दीवार पे जो सीलिंग होता है उस पे फेंक देता है, और सू लियान नीचे बुम से गिरता है और उसके किहुनी में और चिन पे चोट लग जाता है। और वो अपने आप को संभालते हुए जैसे ही उठ के बैठता, वांग जी फिर से उसको पकड़ के दीवार पे पटका हुआ था और उसको एकदम पकड़ के रखा था, क्योंकि वांगजी ना विंग को ही फील हो सकता था और वो बोलता तो वो उसे सुनाई देता, बाकी अदर्स को नहीं। तो वो बस उसको पकड़ के रखा हुआ था। सूलियन फुल फोर्स को फील कर पा रहा था, जैसे विंग फोर्स को फील कर पा रहा था। तभी विंग की नींद खुलती है और वो अपने सामने एक साया को ह्यूमन फॉर्म में चेंज होते हुए देखता है, जो धीरे धीरे करके उसने एक लाइट ब्लू कलर के नेवी वाले ड्रेस वेयर किया हुआ था, पजामा कोट और उसके ऊपर हैट सब कुछ था। और विंग कहता है, जनरल लैन वांग जी। इतना बोलना हुआ ही था तो सूलियन ऑलमोस्ट चोक होकर के बेहोश हो जाता है, और वांग जी विंग की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो विंग? विंग बोलो मुझे। विंग को वॉमिट जैसा फील होता है और वो वॉशरूम भाग जाता है। वहाँ जाकर के वो बहुत सारा वॉमिट करता है और वापस आकर के पहले तो वो वांग जी को देखता है, जो कि वो उसे देख रहा था, और वांग जी विंग को देख रहा था। फिर वो सूलियन को देखकर कहता है, क्या किया इसके साथ? हाँ, मैंने पूछा क्या किया है इसके साथ? वांग जी कहता है, ये हम दोनों के बीच में आ रहा था विंग, इसीलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया है। अब ये विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो, साइड हटो और इसे उठाओ। इतना बोलकर वो सूलियन को उठाकर बिठाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही होश में आता है, सूलियन डरते हुए कहता है, विंग विंग यहाँ भूत। विंग कहता है, नहीं नहीं, यहाँ भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है सूलियन, तुम डरे हुए हो। तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। कहता है, नहीं नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं बाद में आता हूँ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो इतना बोलना हुआ ही था। विंग कहता है, सूलियन यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, देखो मैं भी तो हूँ ना यहाँ पे। और वांगजी उसके पीछे खड़ा दांत पीस रहा होता है। उसके बाद विंग कहता है, तुम नीचे चलो, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ, रेडी होकर के जाना मत, ठीक है ना? सूलियन कहता है, ओके ओके, मुझे डर लग रहा है। विंग कहता है, प्लीज़ सूलियन, मॉम के सामने में अच्छे से रिएक्ट करना प्लीज़। सूलियन हाँ में मुंडी हिलाकर वहाँ से लंक लेके भागता है नीचे। उसके बाद विंग वांगजी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तो क्या तुम एक घोस्ट जनरल हो? हाँ। और इतना बोल करके विंग वांग जी को टच कर रहा होता है। वांग जी अपनी आईज बंद कर लेता है, मानो बरसों की प्यास उसकी आज बुझ गई थी जब विंग ने उसे छुआ, क्योंकि वो विंग को टच कर पा रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम था जब विंग ने उसे टच किया। और वो कहता है, मैं तृप्त हुआ विंग। और इतना बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। विंग उसकी बाहों में था, उसकी बॉडी की स्मेल, वो सभी चीज़ें विंग फील कर पा रहा था। वो उसकी सैंडलवुड की स्मेल में खोता जा रहा था और अपने मन में कहता है, सच में ये घोस्ट जंगल ही है, जैसा मैंने बुक में देखा था। फिर उसको फेस को स्कैन करता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मेरे अलावा क्या तुम्हें कोई और देख सकता है? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम प्रिंस हो, तुम किंग थे मिंग डायनेस्टी के। तुम्हें याद है, तुमने आखिरी शब्द कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और हम हमेशा साथ रहेंगे, मरने और जीने के बाद भी। तो मैं तुम्हारे पास आया। विंग समझ चुका था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, और उसने किताब पढ़ी थी तो उसे अच्छे से याद है कि जो वांगजी की डेड बॉडी है उसे विंग ने, आई मीन की जो मिंग डायनेस्टी के जो किंग थे, लास्ट किंग, उसने उसे जिंदा ही कैफिन में दफन करवा दिया था, मम्मी बना करके। इसीलिए वो उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ। विंग समझ गया था कि उसे क्या करना है इस घोस्ट जॉन के साथ में, इसलिए वो कहता है, मुझे याद है, सब कुछ याद है, पर फिलहाल से मुझे ऑफिस जाना है। तो घर में मॉम को परेशान तो नहीं करोगे ना? जी कहता है, नहीं, मैंने कभी मॉम को परेशान नहीं किया, उल्टा मैंने उनकी मदद की है। और बहुत बार वो कभी पौधे वगैरह में पानी डाल देता, कुछ काम रहता या कुछ लेना वगैरह रहता या चम्मच वगैरह तो वो बढ़ा देता। तो वो थोड़ा सा बहुत ना घर में हेल्प कर रहा था वांग जी। उसने ना विंग के मॉम को कभी भी परेशान नहीं किया था। तो विंग कह देता है, ओके ठीक है। इतना बोलकर वो वॉशरूम आता है। वांग जी उसको लिपट गया था और कहता है,
और वांग जी के ऊपर पानी नहीं पड़ रहा था भाई, क्योंकि वो भूत है। तो वो उससे चिपट के एकदम उसको ऐसे बॉडी को टच कर रहा होता है, कहता है तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे साथ वो सभी चीज़ें कर सकता हूँ। अब विंग को अब याद आता है कि रोज़ रात को जो उसके साथ ये सभी चीज़ें हो रही थी और उसे जो इतना अजीब लग रहा था और उसकी बॉडी इतनी गंदी तरीके से रिएक्ट कर रही थी, वो कुछ और नहीं बल्कि वो वांगजी की वजह से ही हो रहा था। दैट्स वाई वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे अभी वांगजी से डील करना था। तो वो हाँ बोल देता है और वांगजी उसे वॉशरूम में ही अपनी गोद में लेकर के 1 मिनट में अपने पूरे कपड़े को अपने बॉडी के ऊपर से गायब करिए और उसके साथ इन्वॉल्व होते हुए इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। विंग अपने सामने फर्स्ट टाइम वांगजी को इस तरीके से इंटीमेट होते हुए देख रहा होता है। विंग को जो बहुत ज़्यादा टमी के आसपास पेन हो रहा था और वो मुंह बनाते हुए कहता है मुझे दर्द हो रहा है, आई थिंक से तुम्हें प्रेशर थोड़ा कम देना चाहिए। पर वांगजी को एक एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर चाहिए था, लेकिन वो विंग की बात नहीं सुन रहा था। विंग 2-3 बार मिन्नतें करता है तो वांगजी थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और फाइनली वो प्रीकम पे था। उसके बाद विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे चूसते हुए उसे छोड़ता है और फिर विंग नहा करके बाहर आता है। उसकी कमर और टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फिलहाल से उसे बाहर जाना था। दैट्स वाई वो अच्छे से रेडी होकर के जब नीचे आता है, सूलियन कांप रहा होता है। उसकी मॉम कहती है पता नहीं अचानक से विंग सूलियन को क्या हो गया, इसे हॉस्पिटल लेके जाना। विंग ओके बोल करके जूस पी करके और ब्रेड मुंह पे डाल करके और वहां से चलता है। सूलियन कहता है तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ एक भूत रहता है। विंग कहता है वो एक घोस्ट जर्नल है। हालांकि तुम्हें हॉस्पिटल चलने की ज़रूरत है सूलियन, क्योंकि तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो। इतना बोलकर विंग टैक्सी लेता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद विंग सूलियन को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है ताकि उसे थोड़ा बहुत पानी चढ़ जाए और वो थोड़ा जो कांप वाप रहा है ना तो थोड़ा ठीक हो जाए। इसके बाद जब वो बैठा हुआ था तो उसकी चेकअप रिकवरी होते होते दोपहर हो गया था और विंग ने बस एक ही पीस ब्रेड खाया हुआ था। उसने बीच में जूस और वाटर कुछ भी नहीं लिया था, जिस वजह से जब वो चलते हुए बाहर आ रहा था अपने लिए कुछ लेने के लिए, वो रिसेप्शन के पास आते ही सीधे बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होते ही गिर जाता है। डॉक्टर वो सब उठा करके विंग को अंदर लेके जाते हैं और उसको चेक करते हैं। 2-3 बार चेक करने के बाद डॉक्टर को आश्चर्य हो रहा था और वो विंग को होश में आने का वेट कर रहे थे। उसके बाद जब विंग होश में आता है तो डॉक्टर उसे पूरी रिपोर्ट बताते हुए कहते हैं कि आप माँ बनने वाले हैं। हाउ इज पॉसिबल, क्योंकि एक मैन बहुत रेयर केस होते हैं जो कि प्रेग्नेंट होते हैं और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही है, आप बेबी को बर्थ देने वाले हैं। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग शॉक्ड हो जाता और कहता है क्या कहा आपने, बेबी मेरे अंदर, ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है ये कैसे क्या हो सकता है, ये तो आपको बेबी के फादर से पूछना चाहिए ना, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। और इतना बोलकर डॉक्टर मुंह बना रहा होता है। भाई मतलब शर्माने वाली तो बात ही थी। तो विंग समझ गया था कि वो जो कह रहा है वो बेबी के फादर आई मीन की वांगजी की बात कर रहा है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि घोस्ट का बेबी उसके टमी में हो। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट्स वगैरह चेक करता है और डॉक्टर सभी चीज़ें अच्छे से उसे बता देता है और कह देता है कि बॉडी में आपको आयरन, कैल्शियम और ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें खानी होंगी। विंग उसके बाद अपना रिपोर्ट लेकर के बैग में डालता है और सूलियन के पास आता है जहाँ पे उसे पानी चढ़ रहा था। उसके बाद विंग फिर उसे वहाँ पे छोड़कर ऑफिस चला जाता है। वहाँ पे वो कुछ अपने नए बनाए गए प्रॉम्प्ट्स को अपने साइट पे डालता है और जो चीज़ों को उसने कवर किया हुआ था उन सभी चीज़ों से वो जो काम करता था ना वो सभी चीज़ें अपना करना स्टार्ट कर देता है। शाम के वक्त पे विंग जब दोबारा से सूलियन से मिलने के लिए आता है तो सूलियन ऑलमोस्ट सो रहा था, तो वो उसको उठाता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सूलियन उसे कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुमने उस घोस्ट को देखा है। विंग कह देता है हाँ मैंने देखा है, पर उसे आज़ाद करने का एक ही तरीका है। तो वो कहता है क्या। तो सूलियन की बात सुन विंग कहता है शादी, अगर मैं उसे शादी कर लूँ तो शायद वो आज़ाद हो जाए और उसकी जो आत्मा है वो यहाँ से चला जाए। तो इतना सुना हुआ ही था। तो सूलियन कहता है बट वाई। तो विंग कहता है क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर से एक और बात, मैं प्रेग्नेंट हूँ उस घोस्ट का। अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार डालेगा और अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है नॉर्मली देखा जाए तो। अगर आत्मा को हम आज़ाद नहीं करते हैं, उसे वापस से उसके डायमेंशन में हम सीन नहीं करेंगे
तो वो सामने वाले को जिसके ऊपर वो पॉसेसिव होता है वो उसे मार डालता है। पर वो मेरे पे हावी नहीं हुआ है, वो मुझे चाहता है और अपने साथ मुझे लेके जाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो घोस्ट मुझसे शादी कर ले, उसके बाद मैं उसको ख़त्म कर दूँ, इतना सुनना हुआ ही था। तो सूलियन कहता है क्या तुम कर पाओगे? तो वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी तांत्रिक से बात करोगे। तो सूलियन कहता है हाँ मैं अभी करता हूँ। इतना बोलकर उस असिस्टेंट के नंबर जो उसने रात को मैसेज करा हुआ था उस पे वो कॉल करता है। वो असिस्टेंट कॉल उठाकर और अपने मास्टर को कॉल दे देता और कहता है मास्टर ये रहा। वो मास्टर कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो। सूलियन उसे सारी बात बता देता है और विंग भी उससे बात करके उसे बता देता है कि कैसे वो उसे मिला और वो उस कैफिन में जो भूत है वो एक जनरल घोस्ट है जो कि अपने आप को वो जनरल घोस्ट बताता है और मुझे वो वहाँ का मिंग डायनेस्टी का प्रिंस बता रहा है और ये कह रहा है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो उसे मेरे साथ रहना है, मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ और वो बीवी के बारे में नहीं बताता है। वो जो तांत्रिक था वो कह देता है ठीक है तो हम ये सारे प्रोसीजर को परसों पूरा करेंगे। विंग भी हामी भर देता है। उसके बाद वो सूलियन के साथ वक्त बिताता है और उसे खिला पिला करके सुला देता है और फिर विंग घर आता है। घर आने के साथ ही उसकी मॉम कहती विंग तुम इतने लेट कैसे हो गए? विंग बता देता है कि मॉम सूलियन की तबीयत खराब थी तो वो उसे हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कर दिया था तो उसे देखने के लिए मैं चला गया इसीलिए लेट हो गया। फिर इतना बोल करके अपनी मॉम को बोलता है खाना लगाने और वो बैग रखने के लिए ऊपर आता है। ऊपर आते ही वंग जी विंग को अपनी बाहों में लेकर के उसे स्निफ करने लगता है तो उसे वापस से सूलियन की बॉडी स्मेल मिलती है जिससे कि वंग जी विंग को कस के चापते हुए कहता है क्या तुम उसके साथ फिर से थे? विंग हाँ में सर हिला देता है और कह देता है कि हाँ वो हॉस्पिटल गया था जस्ट बिकॉज कि तुमने उसे डराया और डराया इसीलिए वो उसकी हालत ऐसी हो गई है तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो तुम चिंता मत करो और ये बोल करके अरविंद को वो साइड करता है छुड़ाते हुए वॉशरूम चला जाता है। फ्रेश होकर जब आता है तो वांगजी उसे घूर कर देख रहा होता है कहता है तुम मुझे अजीब लग रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो विंग? विंग कह देता है नहीं। फिर वो नीचे आता है खाना खाता है अपनी मॉम से आराम से बातें करता है क्योंकि वांगजी उसके सामने में बैठा हुआ था और उसे घूर के देख रहा था पर विंग ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वांगजी का एग्जिस्टेंस वहाँ है ही नहीं। खाना खा लेने के बाद वांगजी विंग को देख रहा होता है। विंग अपनी मॉम को हॉलवे में ही किचन में छोड़कर ऊपर कमरे में आते हुए बैठा हुआ था। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है विंग। विंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी कहता है हाँ बोलो। विंग कहता है मुझे तुमसे शादी करनी है। इतना सुनना हुआ ही था तो वांगजी का सर घूमने लगता और कहता क्या क्या कहा तुमने? सच में तुम मुझसे शादी करने वाले हो? मतलब हम एक हो जाएंगे मरने के बाद? विंग तुम सच कह रहे हो? विंग एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में कहता है हाँ और हम ये शादी परसों करने वाले हैं। मैं तुम्हें बाहर कैसे ले जाऊँ बताओ मुझे। तो वांगजी बोल देता है कि वो जो स्पिटक वाला जो तुमने कमर में बंद जो रहता है वो लॉन्ग लटकन वो तुम अपने साथ ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। अब इनको पता चल गया था कि वांगजी को बाहर कैसे निकालना है। इतना बोलकर वो लेट जाता है। वांगजी इतना ज़्यादा हैप्पी था कि वो विंग के ऊपर आते हुए उसकी बॉडी को स्टिफ करते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे मोलेस्ट करते हुए उसे टच करते हुए उसे रब करते हुए उसे प्यार करने लगता है और कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तुम चाहिए और सिर्फ तुम चाहिए विंग। विंग को न जाने क्यों उसको रोने का मन कर रहा था पर वो फिलहाल से एक भूत को अपने साथ तो नहीं रख सकता था इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और वांगजी को जो करने देता है जो वो कर रहा होता है। कल का दिन विंग सुबह में जब उठता है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि एक घोस्ट के साथ नाइट स्पेंड करना लाइक बॉडी से पूरा खून चूस जाता था उसका। वो जैसे तैसे गिरते पड़ते वॉशरूम जाता है फ्रेश होता है और फिर हॉस्पिटल आता है सूलियान से मिलने। उसके बाद वो अपना काम करता है। फिर वो सूलियान से मिलकर घर आता है और वांगजी फिर आज की रात उसके साथ इंटीमेट होता है और विंग अभी भी वांगजी को नहीं बता रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है और उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए। पर विंग कुछ भी नहीं बोलता वांगजी को और वही करने देता है जो वांगजी कर रहा होता है या करना चाहता है। अगले दिन विंग जब सुबह सोकर उठता है तो वो अच्छे से फ्रेश होकर के और वो जो वो लटकन था वो उसे ड्रॉ में से जो वांगजी ने रख दिया था तो वो निकाल करके अपने पॉकेट में रखता है और वांगजी से कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर वो नीचे आता है
ब्रेकफास्ट करता है और उसे लेकर के एक बोल सकते हैं कि खाली जो वो पैलेस था ना वहाँ की तरफ वो जाने लगता है। वांग जी विंग से कहता हम यहाँ क्यों आए हैं। विंग कहता है मैंने कहा था ना कि हम शादी कर रहे हैं, इतना बोल करके। और वो जब वहाँ आता है वापस से उसी पैलेस के सामने वो खड़ा था। फिर वांग जी के हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरे साथ चलो। और इतना बोलकर वांग जी विंग का हाथ में हाथ डाल देता है। फिर वो बैकयार्ड की तरफ आ जाते हैं और आते ही जब वो वहाँ पे खड़ा था तो देखता है कि वहाँ पे एक तांत्रिक खड़ा है और साथ में सूलियन भी खड़ा है। वांग जी कहता है ये सब क्या है विंग, और तुम यहाँ मुझे धोखे से लाए हो। हाँ। विंग कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ वांग जी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ। इतना बोल करके और वो एक रिंग निकालता है और उसके हाथों में पहना देता है। वांग जी कहता है विंग ये क्या है। हाँ। विंग विंग ये क्या है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो वांग जी, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। तुम्हें मुक्त करना है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम एक भटकती हुई आत्मा बनकर यहाँ पे रहो। वांग जी कहता है विंग मैंने कहा मुझे तुम क्या। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता वो जो तांत्रिक था वो उसके ऊपर कुछ चावल फेंक करके उसे बांध देता है और वापस से उसे उसी कॉफिन के पास भेज देता है। और वो वापस से एक सिद्ध करके उस माल धागा को ना उस दीवार के ऊपर टांग देता है और एक कील ठोक देता है। उसके बाद वो विंग को कहता है कि अब वो उसमें वापस कैद हो गया है, अब वो आज़ाद नहीं हो सकता है। विंग को लगा कि ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसीलिए वो वहाँ से सूलियन के साथ आ जाता है। सूलियन जो कि थोड़ा सा वीक लग रहा था वो कहता है तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया ना ऑलमोस्ट विंग। विंग कह देता है हाँ। और इतना बोल करके वो जाने को होता है तो सूलियन अपने घुटनों पर बैठ करके विंग से कहता है हे क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं जानता हूँ कि ये ऑकवर्ड लग रहा है। और वो सीन ना पैलेस की सीढ़ी के नीचे दोनों बैठे हुए थे एंड देन नीचे वो बैठा हुआ था, वो खड़ा था और उसे वो बोल रहा था। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, सारे लोग देख रहे हैं। तो सूलियन कहता है मैं चाहता हूँ कि सारे लोग देखें ताकि तुम ना नहीं बोल पाओ और तुम हाँ बोलो। तो विंग कहता है ये क्या मजाक है। हाँ। सूलियन कहता है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इसलिए प्लीज़ हाँ बोल दो, मना मत करना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। विंग विंग कहता है पर अभी ये सब कुछ हुआ इसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। हाँ। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है हाँ मुझे करनी है, दैट्स वाई, तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, प्लीज़ हाँ कर दो। विंग कुछ भी नहीं बोलता और कहता है मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज़। सूलियन उसके फिंगर्स में रिंग डालते हुए कहता है तुम्हें जितना वक्त लेना है ले सकते हो विंग। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते हम शादी नहीं करेंगे, बट मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। ये बोल करके और उसके हाथों में हाथ डाल करके वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस कैफिन के बाहर उस कमरे में खड़ा होकर के इतना जोर से चिल्ला रहा था मानो जैसे कि भूकंप आ गई हो उस पैलेस में। और वो चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो बौखला रहा होता है। वहीं सूलियन और विंग के चले जाने के बाद वो तांत्रिक जो कि किसी को कॉल करता है उसके जाने के बाद वहाँ पे 7 लोगों की एक पूरी टीम आती है और उस धागे को वो देखती है और उसे देखकर टच करते हुए कहती है तो हमें मिल गया आखिरकार। उसकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी सोल को हम अगर बांधेंगे तो वो हमारे लिए हर काम को करेगा। ये बोल करके वो सातों और वो तांत्रिक सब वहाँ पे बैठ जाते हैं, एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बताऊंगी। तो वो फॉर्मेशन के अंदर उस जगह पे वो चारों पांचों जगह पे हर चीज़ को रख करके एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वो फॉर्मेशन एक्टिव होते ही वांगजी की जो सोल थी वो अंदर जो बंद थी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जैसे मानो कि 1000 वोल्ट का बिजली का झटका उसे दिया जा रहा हो। वो अपनी पूरी पावर लगा रहा था लेकिन उसे हवा में दोनों तरफ से बांध दिया गया था। विंग न जाने क्यों उसको बहुत ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। वो घर तो आ गया था लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि जैसे मानो उसने कुछ गलत किया हो। वो अपने टमी पर हाथ रखते हुए अपनी कमरे में बैठा हुआ था और अपनी फिंगर्स को वो देख रहा था जिसमें सूलियन ने उसे रिंग पहनाई थी। विंग अपने आप से कहता है बेबी क्या मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ गलत किया, क्या मैंने उन्हें धोखा दिया, क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, क्या मैं। बहुत सारे सवाल थे जो कि विंग को एक के बाद एक हॉन्ट कर रहे थे। अपने ही सवालों के घेरे से उलझा हुआ विंग न जाने क्यों
उसे बहुत दर्द होने लगता है अचानक से सीने में। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उसकी सोल को वो लोग एक बॉटल में बंद करके लेके जा रहे होते हैं। वहां से विंग होना चाहते भी वापस से उस पैलेस के लिए भागता है। जब वो आता है वहां पे, वो सातों लोगों का जो फॉर्मेशन तैयार करा गया था, वो और वो तांत्रिक सब ना वहाँ पे उसने पूरे वो काले लवादे ओढ़े हुए थे, हिस्टोरिकल टाइप्स के कपड़े पहने थे, पूरा का पूरा ब्लैक था। और वो सब जब जा रहे होते हैं तो विंग के पास अभी भी वही सम्मन करने वाला वो जो लोटस का बना हुआ लटकन था वो था, वो अपने हाथ में लिए हुए था। और वो भागे जा रहा था पीछे की तरफ। अचानक से उन सातों में से एक से उसकी टक्कर हो जाती है, और जिसके हाथ में वो बॉटल था, जिस बॉटल में वांग जी के सोल को उसने बांधा हुआ था। और जैसे ही टक्कर लगती है विंग की, उस लटकन की वजह से उसका ढक्कन का मुंह खुल जाता है, वो बोतल गिर जाता है और वांग जी की सोल उसमें से बाहर आ जाती है। वांग जी बौखलाए हुए सांड की तरह हर किसी को उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से बादल पूरे काले क्यों हो गए, मौसम इतना ज्यादा गंदा बिगड़ क्यों गया, और ये लोगों को कौन मार रहा है। विंग उस बीच में एक डरा सहमा बच्चा की तरह खड़ा था। और वांग जी तब तक उन लोगों को नहीं छोड़ता है जब तक कि वो सबको मार ना डाले। और वांग जी ने सबका ना नरसंहार कर दिया था। किसी के हाथ तोड़ डाले, किसी का मुंह तोड़ डाला, किसी का दांत तोड़ डाले, किसी का ब्लड, मतलब सबका ना इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। और जब बादल छटता है तो वांग जी देखता है कि सामने विंग अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करे हुए है, और वहां पे खड़ा है। वांग जी विंग के हाथ को खींचता हुआ सीधे पैलेस के अंदर लेकर के आता है। विंग एक फुल फोर्स के साथ में उसके अंदर जा रहा था। वो खोल उसको खींचते हुए उसी गुम्बदनुमा उस कैफन के बीच में लाके खड़ा करता है, और विंग के हाथ को पकड़ के अपने हाथ को उस कैफन के ऊपर रखता है। और विंग सभी चीज़ों को मेमोराइज कर रहा था। वो हर चीज़ किस तरीके से विंग ने वांग जी को वहाँ से युद्ध भूमि में जाने के लिए आज्ञा दिया था। जब वो पहली बार उस पैलेस में आया था तो कैसे विंग वांग जी को देख करके इम्प्रेस्ड हुआ था, कैसे उसके अंकल ने वांग जी को यहाँ पे रिक्रूट किया था कि ये मेरा नेफ्यू है और इसे हम जनरल बना सकते हैं। मतलब उस टाइम जो उनकी हर एक चीज़ विंग को ना एक टू एक के बाद एक फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो चुके थे, और वो देख पा रहा था। सामने खड़ा हुआ वांग जी को वो देखकर विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और वो अपने हाथ को हटा लेता और कहता है, जो भी हो, जो भी हो, माना कि मैं मेरा पुनर्जन्म हुआ है, जो भी हो, बट सच्चाई यही है कि तुम एक घोस्ट जनरल हो, तुम इंसान नहीं हो। एक ह्यूमन और एक घोस्ट कभी भी साथ नहीं हो सकते, इसलिए प्लीज तुम्हें जाना होगा। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पाने के लिए इतने सालों तक वेट किया, तुमने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया ताकि मैं, और जब मैं लौटा हूँ तो तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। आज ये तांत्रिक, कल फिर कोई और तांत्रिक, बताओ मुझे। और इतना बोलकर जब वो विंग के हाथ को छूता है तो उसके हाथ में वो रिंग देख करके वांग जी, उसको इतना जोर का गुस्सा आया, इतना जोर का गुस्सा आया कि उठाकर सीधे उसको दीवार पर फेंक देता है। और वो जो कैफिन वाला डोर था वो अचानक से ओपन होता है क्योंकि सामने वाले डोर पे उसने फेंका था, और विंग उसके अंदर चला जाता है। वांग जी दीवार पार करके उसके पास आकर कहता है, तुम और मैं, अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे कैद होके रहेंगे, क्योंकि तुम मेरे साथ यहीं रहने वाले हो और तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे से, तुम्हें लगता है कि हमारा बेबी यहाँ पे सरवाइव करेगा? हम ह्यूमंस हैं, हमें जिंदा रहने के लिए खाना पानी की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ नहीं रह सकता और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वांग जी तो पहले बहुत ज़्यादा दांत पीस रहा होता है गुस्से के मारे, पर जब उसे सुनाई देता है कि उस वो प्रेग्नेंट एंड देन बेबी है उसके पास, तो वो सैंटी हो जाता है और उसके पास आते हुए उसके टमी पे हाथ रखते हुए कहता, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो कहता, मैं सच बोल रहा हूँ, देखो फील करो, क्योंकि आज ही रिपोर्ट्स आई है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो घर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पर निकलो यहाँ से। वांग जी, मुझे सफोकेशन फील हो रहा है। वांग जी विंग को लेकर के उसी ग्रेवयार्ड से होते हुए जैसे वो पहले लेकर के आया था, बैकयार्ड से वो लेकर के पीछे से आता है और विंग को लेकर के वहाँ से सीधे गायब होता है, और वो विंग के घर में अपीयर होता है, उसे बेड पर लिटा देता है, उसके बैग को चेक करता है
और उसमें सच में ऑटोप्सी की रिपोर्ट वगैरह थी, वो सभी चीज़ें वो चेक करता है और पढ़ता है। तो उसे आज की मैंडेरियन ही लिखा हुआ था, क्योंकि चाइना में ना इंग्लिश रिपोर्ट नहीं बनती, वहाँ पे हर चीज़ मैंडेरियन लैंग्वेज में ही होता है। तो लिटरली वांग जी को मैंडेरियन चाइनीज़ अच्छे से आती थी, दैट्स वाई वो पढ़ता है। कुछ क्लासिकल वर्ड्स वो उसे ज़्यादा पसंद थे, पर अभी के कुछ वर्ड मॉडर्न थे, बट फिर भी वो टूटी फूटी ही सही, बट वो पढ़ लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उस पेपर को वहीं पे रख करके वो विंग के पास आता है और उसके टमी पे हाथ रखते हुए कहता है, तो मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे। इतना बोलकर विंग के हाथ से वो रिंग निकाल कर फेंक देता है और कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब विंग ने उसे सम्मन कर दिया था और उसे वो बाहर ले भी जा चुका था और उसके पॉकेट में वो रहता था। तो जाहिर सी बात है कि जब जब वो क्रिस्टल उसके पॉकेट में रहेगा तो विंग हर जगह अपीयर हो सकता था। तो वो सोच लेता है कि वो सूर्यन को जान से मार देगा अगर वो बीच में आया तो। और पहले तो विंग ने उससे शादी कर ली थी बांधने से पहले, तो दैट्स वाई वो उसका हस्बैंड भी बन गया था। तो वो सोच लेता है कि अब वो उसका पूरा ख्याल रखेगा और बीबी का भी। ये सोच करके वो उसके बगल में लेट जाता है। रात के टाइम पे उसकी मॉम जब उसे उठाने आती है तो विंग को बुखार चढ़ा हुआ था, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। डॉक्टर जब कॉल आके पूरा चेकअप करता है तो फिर उसकी बॉडी में जो भी कुछ था वो सब देखने के बाद उसे भी पता चल गया था ही इज प्रेग्नेंट। एंड इतना बोल कर वो उसकी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि इसे बेबी होने वाला है, तो आप इसका अच्छे से टेक केयर कीजिएगा, इससे पहले कि इसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो। उसकी मॉम तो शॉक्ड हो गई थी, इसका बॉयफ्रेंड है, कौन है जो मुझे पता नहीं है। और वो उसके होश में आने का वेट करती हैं, उसे पानी पट्टी देती हैं, उसका ख्याल करती है। मॉर्निंग के 3 बजे का राउंड उसको जब होश आता है तो उसकी मॉम उठते ही पटक से उसे कहती है, क्योंकि वो भी उसके बगल में ही नीचे बैठे बैठे सो गई हुई थी, बाबा मुझे ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्या सूलियान है? इतना सुनना हुआ ही था। वांग जी जो कि उसके बगल में बैठा हुआ उसको देख रहा होता है। मन तो कर रहा था मम्मी जी को उठा के दीवार पर फेंक दे, लेकिन मम्मी जी भी लाइक मम्मी जी, इसलिए वो चुपचाप उनकी पकड़ पकड़ सुन रहा होता है। विंग कहता है, नहीं मॉम, ये ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का है, जो जो मुझे छोड़ के चला गया और उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो वो अब कभी नहीं आएगा। मैं क्या करूं? क्या इस बेबी को मैं उसकी मॉम कहती है, क्या तुम उसे बहुत प्यार करते हो? विंग ना वांग जी को देख रहा होता है और कहता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं बोल सकता। तो इस बेबी का मैं क्या करूँ? उसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हें उसकी आखिरी निशानी समझ के रखना है तो तुम रख सकते हो, और अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई नफरत है और तुम्हें डर लगता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो तुम चाहो तो इसे अबॉर्शन करा सकते हो। विंग कहता है, ये थोड़ा अलग है, अजीब है, पर मैं इसे रखना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है, तो अच्छी बात है, तो तुम रख सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसे मैं देख लूँगी और मेरे घर में छोटी सी बेबी आनी चाहिए। ये बोल करके अपनी बेटी को वो वापस से लिटा देती है और उसे पूछती कि क्या तुम्हें कुछ खाना है। विंग को हालांकि भूख लगा हुआ था तो वो बोल देता है कि पीना है, खाना नहीं है। तो उसकी मोम उसके लिए सूप बनाने चली जाती है उतनी सुबह सुबह। उसके जाने के बाद वांग जी उसके बगल में लेटते हुए उसे पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? विंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे घोस्ट जनरल, तो क्या मैं लोगों को ये बताऊं कि इस बेबी का पापा एक भूत है और वो मेरे साथ रह रहा है? ये अजीब नहीं हो जाएगा बेबी के लिए? भले ही तुम मेरे साथ हो, पर बेबी बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, वहाँ पे पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या मैं सिंगल मदर या सिंगल फादर एक ही बन करके इसका पालन पोषण नहीं कर सकता? जब लोगों को पता ही चलेगा कि उसको पापा एक भूत है, सोचो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी समाज में, लोग उसे किस तरह से देखेंगे, किस तरह से उसे बुली करेंगे। वांग जी बोलता है, हाँ ये तो है, पॉइंट है, तो तुमने अच्छा किया। तो विंग उसे कहता है, क्या तुम्हें जेलेसी हो रही है? वांग जी कहता है, मैं तो सूलियन का मर्डर करने वाला हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इंगेज होने की? तो विंग बोल देता है कि वो नहीं हो रहा था, पर वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उसे ज़बरदस्ती उसने अंगूठी पहना दिया था, तो वो निकाल नहीं पाया। तो वंग जी बोल देता है, नेक्स्ट टाइम आए तो उसे मना कर देना। फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो समझ गया था भाई वो भूत से जीत नहीं सकता। फिर वो चुपचाप से उसकी मॉम का वेट करता है। जब उसकी मॉम सूप लेकर आती है तो वो पी लेता है। फिर उसकी मॉम फिर से दवाई देती है बुखार का, फिर उसको सुला दिया जाता है।
अगले दिन शाम के टाइम पे सूर्यन जब विंग से मिलने आता है तो वो उसे देखते हुए खुश हो जाता है और उसके हाथों को जैसे टच करने वाला होता है, वांग जी भी लाइक घूर के उसको देख रहा होता है। नहीं, तू पकड़ ले, तेरा उठा के दीवार में चिपका देंगे अभी हम, रुक जाओ तुम। तो विंग अपने हाथों को हटाते हुए कहता है, सूर्यन मुझे माफ कर दो, अब ऑलरेडी सभी चीजें खत्म हो चुकी है और वो घोस्ट को हम उस कफन के अंदर बंद कर चुके हैं, तो क्या हम वापस से दोस्त बन के रह सकते हैं? तो सोलियन कहता है, तो दोस्त क्यों? तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो विंग। विंग कहता है, देखो मैं इस बेबी को अकेले राइज करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या बेबी को कोई कुछ भी कहे, इसलिए प्लीज तुम समझो बात को। सोलियन कहता है, क्या वो वापस आ गया है? विंग कहता है, नहीं वो वापस नहीं आया है, बट मैं इतना चाहता हूँ कि हमारी जो बीच दोस्ती है ना वो बना रहे, और तुम इस बात को प्लीज समझो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। सोलियन का मोह मोह हो गया था। वो कहता है, पर विंग मैं वेट करना चाहता हूँ और मैं वेट करूंगा तुम्हारा। विंग कहता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा, और रही हम दोनों की बात, तो हम दोनों अच्छे दोस्त थे और अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे सोलियन। सोलियन कह देता है, बट ये तो गलत बात है विंग, तुमने कहा था कि तुम सोचोगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगा, फिर अचानक से क्यों? विंग कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार हूँ। सूलियन एकदम चिल्लाते हुए कहता है, पर वो एक भूत है, वो 100 साल पुराना भूत है, भूत के लिए फीलिंग्स आ गई है तुम्हारे दिल में, तुम समझ रहे हो? विंग कहता है, शायद से हाँ, पर मैं इसे अब झुठला नहीं सकता, क्योंकि यही डेस्टिनी है और यही सच्चाई है। ये बोलकर अपने हाथ को हटाते हुए अपना सर नीचे कर लेता है। सूलियन कहता है, विंग ये पागलपन है, वो जा चुका है और तुम उसके साथ उसकी यादों के सहारे जीना चाहते हो, जस्ट बिकॉज उसका बच्चा तुम्हारे अंदर है, इस बच्चे को गिरा दो। वांग जी को जो गुस्सा आया, वो जैसे ही सूलियन को मारने जाने वाला होता, विंग कहता है, नहीं, और वो वांग जी को देख रहा था, फिर कहता, सूलियन ऐसा मत बोलो, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वांग जी उसके पीछे खड़ा था सूलियन का मुंडी मचोड़ने के लिए। विंग उसको रोकना चाहता था, इसलिए कहता है, वो भूत है, मैं जानता हूँ, वो यहाँ नहीं है, मुझे ये भी पता है, हमने उसे बंद कर दिया, मुझे ये भी पता है, बट हकीकत तो यही कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही उसे यह एहसास कराया था कि मैं उसे प्यार करता हूँ। सूलियान प्लीज मेरी फीलिंग को समझो, प्लीज। सूलियान गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ कहता, विंग। सूलियान कहता, प्लीज जाओ यहाँ से, और इतना बोलकर वो सर नीचे कर लेता है। सूलियान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो चला जाता है वहां से। वांग जी उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों? हाँ। विंग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दोस्तों को या फैमिली वालों को हार्म करो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये सभी चीजें रोकनी होगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकते हो, बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे दोस्त मेरे रहेंगे, मेरे मॉम मेरे साथ रहेंगी, मेरे कलीग्स मेरे बॉस सब कुछ है, तुम एक अनविजुअल ह्यूमन फॉर्म घोस्ट हो जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं, और मैं कभी नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में जाने वांग जी, नहीं तो तुम वापस से कॉफिन में चले जाओ। इतना बोलकर विंग बैठा हुआ था। वांग जी विंग को खड़ा करते ही गले लगा लेता और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी दुनिया के लोगों को हार्म नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी लाइफ है मैं तुम्हारी लाइफ तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी सोल के साथ मैं ऊपर चला जाऊंगा, हम दोनों ऊपर चले जाएंगे विंग। इतना बोल करके वांग जी विंग को किस करता है और फिर उसे वो गले लगा लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। विंग अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल हो चुका था। जब 7 मंथ बाद उसकी टमी शो होने लगी थी, 7 मंथ तक वो ऑफिस जा रहा था। जब 7 मंथ बाद उसकी टमी शो होने लगी थी तो विंग वर्क फ्रॉम होम करने लगा था। वांग जी उसका ख्याल रखता, बेबी का ख्याल रखता रात भर। उसकी मॉम को भी धीरे धीरे लगता था जैसे कि विंग के साथ कोई तो है, पर उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की, और उसे लगता था शायद उसका ये वहम हो सकता है। एक टाइम जब ऐसा आता है जब विंग बेबी को बर्थ देता है और वांग जी उसके बगल में खड़ा था। वांग जी अपनी बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली वो उसका परिवार पूरा हो चुका था और आखिरी वक्त तक वो उसके साथ रहने वाला था। सभी लोगों के चले जाने के बाद वांग जी बीत पर लेटा हुआ बेबी को देखते हुए कहता है, विंग ये मेरा बेबी है। विंग कह देता है, ये हमारा बेबी है, और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांग जी उस बेबी को
गोद में लेना चाहता था, पर हॉस्पिटल में अगर कोई देखता तो सीन बहुत अजीब बन जाता है, इसलिए वांग जी वहाँ पे बैठ जाता है। बेबी के हाथों को हाथ में लेते हुए कहता है, मेरा परिवार पूरा हुआ। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगा और बेबी के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करूँगा। विंग भी उसकी बातों से अग्री करता है। फिर उसकी मॉम आती है तो उस बेबी को उठाकर खेलने लगती है। फिर विंग के लिए खाना जो लाई थी उसे खिलाने लगती है। विंग जब रिकवर होकर के घर आता है तो रात के टाइम पे वांग जी, विंग, बेबी सब एक दूसरे के साथ खेलते हुए हंसी खुशी रहने लगे थे। जब बेबी 5 साल का हो जाता है तो वो अपने पापा को देख पा रहा था। हालांकि वो बचपन से ही देख रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था। जब बेबी सो के उठता है तो वो कहता है, मम्मा। विंग बेबी को लेते हुए कहता है, बेबी अचानक से बोल पड़ता है कि पापा आप बहुत अच्छे हो। मैंने आपको हमेशा से देखा है अपने पास, पर आप नीचे क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैंने आपको नानी माँ के पास कभी नहीं देखा। यह सुनना हुआ ही था तो वांग जी और विंग एक दूसरे को हाँ करके देख लेते हैं। और विंग कहता है, तुम पापा को देख पा रहे हो? तो वो बेबी बोलता है, यस। तो वांग जी कहता है, निंगजी क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? निंगजी कहता है, यस डैडी। निंगजी इतना बोलना हुआ था तो वांग जी एकदम खुश हो गया था और उसको गोद में ले लेता कहता है, क्या सच में? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? फिर बेबी उसकी आंखों को, नोज को, लिप्स को टच करता है और बताता है कि ये देखिए आपका फेस है, ये आपका नोज है, ये आपका लिप्स है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसको उछाल रहा होता है। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? उसे चोट लग जाएगी। फिर वांग जी को पता चलता है, हाँ भाई वो भूत है और उसको सेलिंग में फेंके जा रहा है 5 साल के बच्चे को। फिर उसको गोद में ले लेता और कहता है, मैं एक भूत हूँ तो मैं किसी के सामने नहीं जा सकता, खासकर नानी माँ के साथ सामने। तो अगर जब नानी मॉम हो तो तुम बदमाशियाँ करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, बट उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मम्मा के साथ हूँ। तो निंगजी समझ जाता है और बोल देता है कि वो किसी को नहीं बताना है। धीरे धीरे करके घर में वांग जी और निंग जी घर में रहते थे। तो वो दोनों अपना मस्ती करते, नानी माम को परेशान करते और नानी माँ हमेशा कहती, क्योंकि भूत था तो चीज़ें इधर से उधर हो जाती थी ना, तो उसे लगता था कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी वो डर भी जाती थी। तो ऐसे ही अचानक से जब उसकी मॉम काम कर रही होती है तो फ्लावर पॉट ना अचानक से गिरने वाला होता है, तो वांग जी उसको ना पकड़ लेता है और हवा में लटका हुआ था। तभी उसकी मॉम अचानक से जब देखती है तो वो डरते हुए चीख पड़ती है और निंगजी ना बैठ के हंस रहा होता है और वांग जी ऐसे आंख दिखा रहा होता है, चुप हो जाओ शैतान लड़के, नानी माँ को डरा दिया। फिर वो बैठी हुई थी तभी विंग आता कहता है, वहाँ पे गमला है और वो हवा में लटका हुआ था, ये सब कैसे हुआ? और विंग ना वापस से कंपनी ज्वाइन कर लिया था और वो अपना काम कंपनी जाकर ही करता था। तो घर में निंगजी, वांगजी और उसकी मॉम रहती थी। तो विंग आकर के अपनी मॉम को फिर आराम से बिठाता है, पानी पिलाता है और सारी बात वो शुरू से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो ए टू जेड टोटली वो बता देता है। उसकी मॉम शौक होकर के इधर उधर देख रही थी, कहती है, तो क्या वो यही है? तो विंग कह देता है कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी तो कहती, पर मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ? तो विंग कहता है, क्योंकि उसे सब नहीं देख सकते, पर अगर आपको उसे देखना है तो मैं दिखाता हूँ। फिर वो में से पिक्चर्स क्लिक करा हुआ था तो वो पिक्चर उसे दिखाता कहता है, वो अभी सेम टू सेम इसी ड्रेस में आपके सामने वो बैठा हुआ है। इतना सुना हुआ ही था तो वो कहता है, ये एक जनरल था? तो विंग कह देता है, वो एक जनरल है। तो उसकी मॉम कहती है, तो मेरे घर में एक जनरल घोस्ट है? विंग कहता है, आपके घर में एक जनरल घोस्ट है जिसका एक बच्चा भी है। उसकी मॉम कहती है, ये थोड़ा अजीब है डाइजेस्ट करना, पर सच में वो है? तो विंग कह देता है, फिर कहता है, एक मिनट। फिर वांग जी उसके हाथ को टच करके बताता है तो वो डर गई थी और कहता है, फिर विंग कहता है, मॉम डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ पिछले 5 साल से रह 6 साल, मतलब 1 साल पहले मिला था ना उसको, उसका फिर बेबी हुआ था, तो वो 6 साल से उसके साथ वो रह रहा है। ये बोल करके और वो उसको देख रहे होते। इसकी मॉम के लिए ये थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, पर धीरे धीरे करके उसकी मॉम भी एडजस्ट कर लेती है। फिर घर में वांग जी, निंग जी और उसकी मॉम तीनों रहते थे, काम करते थे, सब कुछ करते थे और विंग बाहर जा कर के वो प्रॉम्प्ट पिक्चर्स कलेक्ट करना, वो सभी चीज़ें करना। कभी कभी वो चारों घूमने भी जाते थे और वांग जी अपने पावर्स यूज करके कभी पॉपकॉर्न्स तो कभी कुछ तो कभी कुछ सीन क्रिएट कर देता था और निंग जी को बहुत मज़ा आता था। इस तरह से इन लोगों की लाइफ नॉर्मली पीसफुली चल रही होती है। और तब तक जब तक कि वांग जी, आई मीन कि विंग जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता और जब वो लाइक लास्ट लाइफ में था, जब वो मर जाता है तो वांग जी विंग की सोल के साथ ऊपर चला जाता है। और जो हमारा निंगजी था उसने एक गर्ल से शादी कर ली थी
और वो सेट हो चुका था। उसकी मॉम की डेथ पहले होती है और वांग जी और विंग मिल करके उसकी मॉम को अच्छे से दफना करके उनके लिए फ्यूनरल रखता है, सभी चीज़ें करता है जो कि एक बेटे का काम होता है। उसके बाद जैसे ही निंगजी की स्कूल ख़त्म होती है, वो उसको कॉलेज भेजता है और वांग जी और विंग ये सारी चीज़ों को अपने सामने वो होते हुए देख रहा था। किस तरह से वो गर्लफ्रेंड्स बनाया, किस तरह से उनकी शादी करवाई, कैसे धीरे-धीरे करके विंग बूढ़ा होता चला गया। वांग जी हर एक चीज़ को कैप्चर कर रहा था और जब विंग लास्ट स्टेज में उसकी बाहों में दम तोड़ रहा था, तो विंग उसे कहता है कि अब फाइनली वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं वांग जी। वांग जी भी कहता है हाँ, जीवन के ये साल सुख दुख अच्छाई बुराई हर पल को हमने साथ में जिया, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ रहें। वहाँ पे उसकी बहू आई मीन की निंगजी की वाइफ और निंगजी दोनों थे। निंगजी को सभी चीज़ें पता थी और उसकी वाइफ को भी कि इस घर में एक जनरल घोस्ट है जो कि पापा हैं और वो बाहर किसी को कुछ बताते ही नहीं थे। इसीलिए लास्ट वक्त में सब रो रहे होते हैं विंग को वहाँ से जाते हुए देख करके। जब विंग की बॉडी में से सोल निकल जाती है तो वांग जी विंग को बेड पर लिटा करके और फिर सोल वाले विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है चलो हम चलते हैं, हमारा जीवन यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब हम फिर से किसी डायमेंशन में कहीं और पैदा होंगे एक दूसरे के लिए। विंग विंग हाँ कर देता है और अपने बच्चों को देख रहा होता है, जहाँ पे निंग जी और उसकी वाइफ बैठ करके फूट फूट कर रो रही होती है और फिर विंग वांग जी का हाथ पकड़कर ऊपर अलग डायमेंशन के लिए वो निकल जाता है। तो यहीं पे घोस्ट जनरल वाली स्टोरी को हम विराम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।